मैं ऑस्कर हूँ, एक शक्तिशाली राजकुमार, लेकिन शापित होने के कारण मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। हालांकि जब मुझे पता चला कि एक जादूगरनी है जो श्राप को तोड़ सकती है यदि वो मुझे खुद को अर्पित कर दे, तो मैंने उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया ताकि हम रातें रंगीन बना सकें और वो मुझे शाही बच्चे दे सके। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं और मेरा अधीनस्थ लाजर उस जादूगरनी को खोजने के लिए महल से चुपके से निकल गए जो मेरा श्राप तोड़ने में मदद कर सकती थी। इसके तुरंत बाद हम ब्लू मून टावर पर पहुंचे, एक ऐसी जगह जहां सफलतापूर्वक जीतने पर कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन लाजर ने मुझे चेतावनी दी कि टावर पर चढ़ना बहुत खतरनाक है। उसकी चेतावनी के बावजूद मैं आत्मविश्वास से अंदर गया और सीढ़ियों पर चढ़ गया, जहां मेरा स्वागत एक असंभव गणितीय प्रश्न से हुआ। उसे हल करने के बाद मैं अगले स्तर पर गया और खुलासा किया कि इस टावर को जीतने वाला आखिरी व्यक्ति मेरे परदादारिगस थे। जल्द ही हम 2 गारगोयल मूर्तियों वाले एक कमरे में पहुंचे और चूंकि लाजर ने पहले गेम खेले थे, वह तुरंत जान गया कि वे जीवित होने वाले हैं। जैसा कि अपेक्षित था, गारगोयल ने उस पर हमला किया, लेकिन मैंने उन्हें आसानी से हरा दिया। हालांकि फर्श ढहने लगा और लाजर दूसरी तरफ फंस गया। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाजर गिर गया और उसकी मौत हो गई। मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था और इसलिए मैं शीर्ष मंजिल पर पहुंच गया, जहां टीनाशा नाम की एक प्यारी लड़की ने मुझे बैठने के लिए आमंत्रित किया। जब उसने चाय परोसी तो मैंने पूछा कि वो सैकड़ों साल की होने के बावजूद इतनी जवान क्यों दिखती है, और उसने कहा कि उसके शरीर ने बहुत पहले ही बूढ़ा होना बंद कर दिया था। फिर मैंने जादूगरनी से अपना परिचय कराया और उसने अपने परिचित लोला को बुलाया, जिसने मुझे बताया कि लाजर बाहर सो रहा है। मैंने पूछा कि यहाँ मरने वाले चुनौती देने वालों का क्या हुआ, और उसने कहा कि टावर में कभी कोई नहीं मरा। जो कोई भी चुनौती में असफल होता है उसे भूतल पर भेज दिया जाता है और उनकी यादें बदल दी जाती हैं। फिर उसने पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और मैंने खुलासा किया कि मुझे साइलेंस की जादूगरनी ने श्राप दिया है। जब मैं छोटा था उसने मुझे और मेरे पिता दोनों को श्राप दिया था ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम कभी बच्चे पैदा ना कर सकें, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। मैंने सालों तक सब कुछ आजमाया और यहाँ आना मेरा आखिरी विकल्प था। टेनाशा ने मेरी प्रशंसा की और महसूस किया कि मैं श्रापित नहीं था, बल्कि एक आशीर्वाद के एक प्रकार से प्रभावित था। पता चला कि ये आशीर्वाद गर्भ में किसी भी अजन्मे बच्चे की रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जादू किसी भी माँ के लिए बहुत शक्तिशाली है क्योंकि वे आशीर्वाद को भंग नहीं कर सकती हैं। उसने सुझाव दिया कि मुझे एक ऐसी महिला ढूंढनी चाहिए जो इस जादुई शक्ति को सहन करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। अपने बेहतर फ्लर्टिंग कौशल के साथ मैंने टीनाशा से पूछा कि क्या वो इसे सहन कर सकती है, और उसने लापरवाही से हाँ कहा। उसी क्षण मैंने उसे बताया कि टावर जीतने की मेरी इच्छा ये है कि वो मुझसे शादी करे, लेकिन वो घबरा गई और उसने मना कर दिया। जब मैंने जोर दिया तो उसने मेरी याददाश्त मिटाने और मुझे वापस भेजने का फैसला किया। हालांकि उसने देखा कि मैं शाही तलवार एटिया ले जा रहा था, जिसमें जादू के प्रति अत्यधिक प्रतिरोध था। हमने बातचीत करने का फैसला किया और मैंने कहा कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है तो उसे कम से कम 1 साल के लिए फारस में मेरे साथ रहना चाहिए, जिसके बाद वो टावर पर लौट सकती है। उसके सहमत होने के बाद हम बाहर गए और मैंने उसे लाजर से जादूगरनी के प्रशिक्षु के रूप में मिलवाया, जो हमारे साथ रहेगी और श्राप तोड़ने में मदद करेगी। रास्ते में मैंने फिर से टीनाशा से मेरे लिए बच्चे पैदा करने के लिए कहा, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद हम दोनों महल में थे, जहां टीनाशा ने मुझ पर एक जादू किया ताकि सभी भौतिक और जादुई हमलों को निष्क्रिय किया जा सके। उसने ये भी खुलासा किया कि जब तक वो जीवित है इस जादू को तोड़ा नहीं जा सकता। तो मूल रूप से मैं एक टैंक बॉस बन गया था, दूसरों से प्रतिरक्षित, लेकिन मैं अभी भी जहर और मनोवैज्ञानिक हमलों के प्रति कमजोर था। इसलिए उसने मुझे सावधान रहने के लिए कहा। मैंने उससे फिर पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करना चाहती है, और मुझे केवल निराशा की आह मिली। बाद में जब वो लाजर को किताबें व्यवस्थित करने में मदद कर रही थी तो उसने पूछा कि क्या मेरे वंश में कोई है जो उत्तराधिकारी बन सकता है। मैंने उसे बताया कि शाही महल के सभी बच्चे 15 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, इसलिए मैं वर्तमान में शाही वंश का सबसे छोटा सदस्य हूँ। बाद में उसने 2 जादूगरों कैब और सिल्विया को देखा जो झूमर जलाने के लिए जादू का उपयोग कर रहे थे, लेकिन जब उनमें से एक अचानक गिर गया तो टीनाशा ने उसे धीमा करने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया। कैब ने महसूस किया कि उसे मंत्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी और उसने खुलासा किया कि वो वही प्रशिक्षु थी जिसे राजकुमार ऑस्कर जादूगरनी के टावर से लाया था। बाद में उसने जनरल आर्ट्स और मेरिडिना को बाहर अभ्यास करते देखा और जाना कि आर्ट्स राज्य के सबसे अच्छे योद्धाओं में से एक है। हालांकि मैं उससे भी ज्यादा मजबूत हूँ, जो बताता है कि मैं टावर को क्यों जीत सका। टीनाशा ने आर्ट्स को एक मैच के लिए चुनौती देने का फैसला किया और वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उसके मना करने के बाद वह मेरिडिना के पास गया, जो महल में जादूगरनी के प्रशिक्षु के घूमने से सावधान थी। बाद में लोला टीनाशा की जांच करने के लिए प्रकट हुई और टिप्पणी की कि वो फारस में अपने समय का आनंद ले रही है। बाद में उसने टीनाशा से कहा कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है, इसलिए टीनाशा मेरे कार्यालय में आई और घोषणा की कि वो 3 दिनों में जा रही है। चूंकि मैंने उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, मैंने ये जानने की मांग की कि वो कहाँ जाएगी, और उसने कहा कि वो ड्रूजा में जादुई झील पर जाएगी। लाजर घबरा गया और उसने समझाया कि ये वो जगह है जहाँ 70 साल पहले एक राक्षस को सील कर दिया गया था।
टीनाशा ने कहा कि हाल ही में झील में कुछ गड़बड़ी देखी गई है और वो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को खोजने जाएगी। जब मैंने कहा वह तो मैं साथ चलूंगा, उसने मुझे इस राज्य के राजकुमार के रूप में मेरे कर्तव्यों की याद दिलाई, लेकिन फिर महसूस किया कि ड्रूजा फारस के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब उसने मुझे तैयार होने के लिए 1 घंटा दिया तो वॉल्ट नाम का एक जादूगर और उसकी साथी मिरालिस जादुई झील पर उसके प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। बाकी टीम के साथ इंतजार करते हुए सिल्विया टीनाशा के पास पहुंची, जो उसके कंधे पर एक छोटे से ड्रैगन को देखकर बहुत उत्साहित थी। इसके तुरंत बाद मैं पहुंचा और बाकी लोगों को सूचित किया कि मिशन बहुत खतरनाक होगा। फिर मैंने अपना हाथ टीनाशा के सिर पर रखा और उन्हें उसके आदेशों का पालन करने के लिए कहा। जब हमने टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल किया तो टीनाशा को याद आया कि वो आखिरी बार यहाँ कब थी, और उसे एहसास हुआ कि उस समय वो जिन लोगों को जानती थी वे सब अब मर चुके हैं। उसके सभी परिचित गुजर चुके थे। हालांकि वह सदियों से एक ही जगह पर फंसी हुई थी, क्योंकि ये वो रास्ता था जो उसने अपने लिए चुना था। जब वो दिवास्वप्न देख रही थी, मैंने उसे देखा और महसूस किया कि वो वास्तव में बहुत खूबसूरत है। जब हम सीमा के पास के किले में टेलीपोर्ट हुए तो हमने झील के ऊपर एक काले बादल को बनते देखा और जांच करने का फैसला किया। रास्ते में टीनाशा ने समझाया कि ड्रूजा ने 70 साल पहले एक राक्षस को छोड़कर फारस पर आक्रमण शुरू किया था, लेकिन वो पागल हो गया और सभी पर हमला करने लगा। अंत में ब्लू मून की जादूगरनी ने उसे झील में सील कर दिया, लेकिन उसके मियास्मा ने आसपास की भूमि को दूषित कर दिया। जब हम घने कोहरे से गुजरे तो टीनाशा ने किसी की उपस्थिति को महसूस किया और उन्हें बाहर बुलाया। उसी क्षण ड्रूजा का एक बूढ़ा जादूगर प्रकट हुआ और उसने टीनाशा की पहचान ब्लू मून की जादूगरनी के रूप में उजागर की। टीनाशा को याद आया कि उसने 70 साल पहले इस बूढ़े जादूगर के गुरु को मार डाला था, इसलिए जब उसने उसे वैसा ही अंत देने की पेशकश की तो उसने भागने का फैसला किया। हालांकि उसने चुपके से हमारे पीछे एक जादू किया और अराजकता के बावजूद मैंने दूसरों की रक्षा करने की कोशिश की। टीनाशा ने बूढ़े जादूगर पर हमला किया, लेकिन महसूस किया कि ये केवल एक भ्रम था जो हमें घात लगाने के लिए यहाँ रखा गया था। बाद में उसने सिल्विया को लाजर के घावों को भरने के लिए संघर्ष करते देखा, इसलिए उसने अपनी असाधारण उपचार जादू से उनकी मदद की। हालांकि इस भी का ध्यान इस तथ्य पर केंद्रित था कि टीनाशा वास्तव में एक जादूगरनी थी, और यद्यपि सिल्विया ने उसका स्वागत किया, टीनाशा समझ गई कि दूसरे अब उससे क्यों सावधान थे। उसने अकेले बूढ़े जादूगर का पीछा करने का फैसला किया क्योंकि उसे डर था कि वो सील तोड़ देगा, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा और घोषणा की कि मैं साथ जाऊंगा। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं राजा बनना चाहता हूं तो और अधिक सूक्ष्म बनूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं उसे अपने लिए गंदा काम करने नहीं दे सकता। उसने मुझे जिद्दी कहा और मुझे याद दिलाया कि मुझे 1 साल के लिए अपनी परेशानियों के लिए उसका इस्तेमाल करने की अनुमति है। इसके अलावा मेरा बोझ उसके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसे बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसने मुझसे थोड़ा आराम करने के लिए भी कहा और वादा किया कि वो चाहे कहीं भी जाए, जब तक वो अनुबंध से बंधी है वह हमेशा मेरे पास वापस आएगी। ये सुनकर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे अकेले जाने दिया। फिर उसने अपने ड्रैगन को बुलाया। बाद में मैंने उससे कहा कि हम उसके लौटते ही शादी कर लेंगे, लेकिन टीनाशा ने दृढ़ता से मना कर दिया और उड़ गई। इस बीच ड्रूजा के जादूगर राक्षस पर एक नियंत्रण मंत्र डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि टीनाशा रास्ते में है तो उन्होंने उस कदम को छोड़ दिया और सील को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। कुछ सेकंड बाद टीनाशा प्रकट हुई और बूढ़े जादूगर को छोड़कर सभी को मार डाला। बाद में उसने खुद सील तोड़ दी और उस काम को पूरा करने का फैसला किया जो वो 70 साल पहले नहीं कर पाई थी। उन दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई जब तक कि टीनाशा ने एक मंत्र का जाप करना शुरू नहीं किया और राक्षस को खत्म कर दिया, लेकिन ये सुनिश्चित करना नहीं भूली कि वो उसे काट ले। इसके तुरंत बाद टीनाशा का ड्रैगन उसे वापस किले में ले आया और बाद में मुझे सिल्विया से पता चला कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं उसकी जांच करने के लिए उसके कमरे में गया, लेकिन मैंने उसे एक बहुत ही आकर्षक पोशाक में पाया। उसने बिना अनुमति के कमरे में आने के लिए मुझ पर एक तकिया फेंका और कपड़े बदलने के बाद उसने मुझे बताया कि उसके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन अब वो ठीक है। फिर मैंने टीनाशा के सामने सिर झुकाया, फारस को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए उसे धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद सिल्विया टीनाशा के लिए चाय लाई, केवल उसे अपनी तलवार से अपने बाल काटते हुए पाया। ये देखकर सिल्विया ने उसके बालों को ठीक से काटने का फैसला किया और टीनाशा ने पूछा कि वो उससे क्यों नहीं डरती। सिल्विया ने स्वीकार किया कि जादूगरनियां उसे डराती हैं क्योंकि उसने सुना है कि उनमें से 5 ने एक रात में एक पूरे देश को नष्ट कर दिया था, लेकिन टीनाशा ऐसी लगती है जो दिलों को नष्ट करेगी, देशों को नहीं। बाद में उसने टीनाशा से पूछा कि क्या उसे किसी चीज से डर लगता है, और टीनाशा ने स्वीकार किया कि यद्यपि अतीत में ऐसी चीजें थीं जिनसे वो निपट नहीं सकती थी, लेकिन वो अब हर चीज से निपटने के लिए काफी लंबे समय तक जीवित रही है। एकमात्र चीज जो उसे अब पसंद नहीं है वह है मेरी जिद पर दांव लगाने के लिए मजबूर होना। बाद में मैंने टीनाशा को अपने पिता केविन और जनरलों से अपनी भावी दुल्हन के रूप में मिलवाया, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि वो केवल श्राप तोड़ने के लिए यहाँ है। केविन ने पूछा कि क्या वो वास्तव में ऐसा कर सकती है, और उसने कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है और जल्द ही एक सफलता मिलेगी। जब मैंने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की तो वो मुझसे बहस करने लगी और केविन ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके बेटे को आखिरकार एक लड़की मिल गई है।
इस बीच वॉल्ट और मिरालिस चर्चा कर रहे थे कि टीनाशा ने राक्षस को कैसे हराया जिससे उन्हें उसका कोर चुराने का मौका मिला। उसी क्षण अल्लाक नाम का एक सफेद बालों वाला जादूगर उनके पास आया जो टीनाशा के बाद सफाई करने आया था। वॉल्ट ने उसे याद दिलाया कि टीनाशा उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसने कहा कि वो सही समय आने पर उससे मिलेगा। वॉल्ट ने कहा कि उसने इतिहास के हर पन्ने में उसके साथ ऐसा ही घमंड से व्यवहार किया है, लेकिन जब लनाक ने पूछा कि उसका क्या मतलब है तो वॉल्ट ने आगे समझाने से इनकार कर दिया। जब वे चले गए तो वॉल्ट ने कहा कि उसका काम यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण घटनाएं वैसी ही हों जैसी उन्हें होनी चाहिए, लेकिन लनाक ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया या कहते हुए कि वह उसे उसके लिए इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ हस्तक्षेप नहीं करने देगा। वॉल्ट ने मिरालिस के पैरों के नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाया ताकि वो भाग सके, और जब वो टेलीपोर्ट हो रही थी बूढ़े जादूगर ने वॉल्ट को जलाकर राख कर दिया। इस बीच जंगल में और लाजर 9 ग्रामीणों की रहस्यमय मौतों की जांच कर रहे थे, और हमेशा की तरह लाजर मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित था। उसने ये भी कहा कि अगर टीनाशा को पता चला तो वो बहुत गुस्से में होगी, और चूंकि उसे पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, अगर कुछ भी मेरे रक्षात्मक अवरोध को छूता है तो मुझे सभी हमलों से बचना था। उसी क्षण लाजर ने एक पेड़ पर एक बड़ा मोती उगता हुआ देखा, लेकिन जब उसने उसकी जांच करने की कोशिश की तो वैसे ही पेड़ उग आए और उसका गला घोंटने की कोशिश की। मैंने उसे जल्दी से मुक्त कर दिया, और ये महसूस करने के बाद कि ये पेड़ मौतों का कारण थे, मैं सबसे बड़े पेड़ को मारने के लिए दौड़ा। हालांकि हर जगह जहरीली एसिड की बारिश होने लगी और लाजर बीच में फंस गया। जब मैं उसे बचाने के लिए दौड़ा तो मैंने एक आवाज सुनी और ऊपर देखा तो एक विशाल बस्ट वाली एक प्यारी लाल बालों वाली लड़की एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। बाद में लाजर एक आरामदायक घर में एक सोफे पर जागा और मुझे खाने की मेज पर बैठा पाया। इसके तुरंत बाद लाल बालों वाली महिला आई और उसने अपना परिचय लुक्रेशिया निषिद्ध जंगल की जादूगरनी के रूप में दिया। बाद में उसने मेरे चारों ओर रक्षात्मक अवरोध को देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह टीनाशा द्वारा बनाया गया था। बाद में उसने पूछा कि टीनाशा क्या कर रही है, ये खुलासा करते हुए कि वो टीनाशा को तब से जानती है जब वो एक जादूगरनी बनी थी। मैंने स्वीकार किया कि वो मेरा रक्षक बनने के लिए टॉवर छोड़ गई थी, और लुक्रेशिया ये जानकर हैरान थी कि मैंने उसके टॉवर को जीत लिया था। बाद में उसने पूछा कि मैंने टीनाशा के साथ क्या अनुबंध किया है, और लाजर ने जल्दी से खुलासा किया कि मैंने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था। हालांकि उसने मुझे अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय मेरा रक्षक बनने का फैसला किया। लुक्रेशिया ने कहा कि टीनाशा के साथ बिस्तर पर जाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो एक स्पिरिट मैच है और उसे पुरुषों की जरूरत नहीं है। मैंने एक स्पष्टीकरण मांगा, इसलिए उसने खुलासा किया कि स्पिरिट मैच इस मायने में बहुत खास होते हैं कि उन्हें अपनी पवित्रता बनाए रखनी होती है। यदि वे किसी के साथ अंतरंग हो जाते हैं तो उनकी आत्माएं अशुद्ध हो जाएंगी और उनके लिए आत्मा जादू करना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन टीनाशा इतनी शक्तिशाली है कि कुछ बार सेक्स करने से भी उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसने मुझे एक ऐसा पोषण बनाने की भी पेशकश की जिससे मेरे इलाके की सभी हॉट लड़कियां मेरे सॉसेज के लिए तरसें, लेकिन मैंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब वो उठी तो मुझे कुछ अजीब लगा और मैंने अपनी तलवार पकड़ ली, लेकिन उसने रहस्यमय ढंग से कहा कि वो एक योद्धा नहीं है और मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। चूंकि उसने एक एंटीडोट से लाजर की जान बचाई थी, उसने मुझसे जाने की विनती की और मैं सहमत हो गया। बाद में जब मैं अपने कार्यालय में काम कर रहा था तो टीनाशा ने लाजर से पूछा कि क्या हम किसी मुसीबत में हैं, और उसने झूठ बोला कि सब कुछ ठीक है। जब वे बात कर रहे थे मैं अचानक खड़ा हो गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जब उसने पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, मैंने दृढ़ता से कहा कि मैं ठीक हूँ, फिर दरवाजे से बाहर चला गया जिससे वो भ्रमित हो गई। बाद में मैं अपने कमरे में जागा और हॉल में चला गया जहाँ मैंने टीनाशा को देखा। ये महसूस करते हुए कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, वह लाजर से ये पूछने के लिए मिली कि क्या मुझे पर्याप्त नींद आ रही है। जब लाजर ने हाँ कहा तो उसने पूछा कि क्या मैं किसी से प्यार करता हूँ, जिससे वो सोचने लगा कि क्या वो ईर्ष्या कर रही है। बाद में उसने कैप्सिल्विया और गुआन नाम के एक अन्य जादूगर से कहा कि मैं शायद प्यार में हूँ क्योंकि मेरी जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव आया है। उसने ये भी उल्लेख किया कि उसे मेरे ऊपर एक महिला के इत्र की गंध आई, लेकिन उसे अचानक सच्चाई का एहसास हुआ और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली जिससे पूरा कमरा हिल गया। वो तुरंत मेरे कार्यालय में ये पूछने के लिए घुस गई कि क्या मैं लुक्रेशिया से मिला हूँ, और मेरे पुष्टि करने के बाद उसने मुझे अकेले जाने के लिए डांटा, यह जानते हुए कि मैं मनोवैज्ञानिक हमलों के प्रति कमजोर हूँ। उसने मुझे बताया कि लुक्रेशिया ने मुझ पर एक जादू किया था जिससे मुझे कामुक सपने आए ताकि वो मेरी जीवन शक्ति चुरा सके, और अगर उसने ध्यान नहीं दिया होता तो मैं 1 हफ्ते में मर जाता। श्राप ने मेरी जीवन शक्ति को प्रभावित किया था, इसलिए टीनाशा ने आज रात जब मैं सो रहा था श्राप को तोड़ने का फैसला किया। उस रात जब मैं सो गया मैंने खुद को एक उदास महल में चलते हुए पाया। अंत में मैं एक उज्ज्वल कमरे में पहुंचा और टीनाशा को बिस्तर पर बैठे देखा। मुझे गले लगाने के बाद उसने अचानक मुझे नीचे धकेल दिया और मेरा गला घोंटना शुरू कर दिया, केवल ये खुलासा करने के लिए कि मेरे शरीर पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। अंत में मैंने उसका गला घोंटकर मार डाला और अचानक बुरे सपने से जाग गया। असली टीनाशा ने खुलासा किया कि श्राप अब टूट गया है, लेकिन मैं गुस्से में था कि मुझे एक सपने में उसकी जान लेनी पड़ी। टीनाशा ने मुझे याद दिलाया कि मुझे एक दिन वास्तविक जीवन में भी ऐसा करना पड़ सकता है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता वह उड़ गई।
बाद में उसने लुक्रेशिया का दौरा किया और ऐसा करने के लिए उसे डांटा, लेकिन लुक्रेशिया ने कहा कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि वो उससे मिलना चाहती थी। पता चला कि उसने पहले मेरे खून और वीर्य का एक नमूना लिया था और वो उन्हें टीनाशा को देना चाहती थी ताकि वो श्राप को तोड़ने के बारे में अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण कर सके। उसने ये भी कहा कि उसने मेरे सपने में टीनाशा की एक प्रति नहीं बनाई, बल्कि टीनाशा मेरी अपनी इच्छाओं के कारण वहां प्रकट हुई। उसने टीनाशा को मेरी भावनाओं पर विचार करने की भी सलाह दी क्योंकि मैं वास्तव में उसकी सराहना करता हूँ। अगले दिन वह मेरे कमरे में आई और माफी मांगने के लिए संघर्ष किया, इसलिए मैंने उसे करीब खींच लिया जब तक कि वो मेरी गोद में न बैठ गई। बाद में मैंने उसे गले लगाया और उसने भी मुझे गले लगाया। पिछली रात मुझे जो कुछ भी झेलना पड़ा उसके लिए माफी मांगी। बाद में जब मैं प्रशिक्षुओं के साथ अभ्यास कर रहा था तो आर्ट्स ने भी शामिल होने का फैसला किया और आसानी से हार गया। मैंने बाद में टीनाशा से पूछा कि क्या वो मुझसे लड़ना चाहती है, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया क्योंकि इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हालांकि जब मैंने कहा कि वो जादू का भी इस्तेमाल कर सकती है तो उसे एहसास हुआ कि इस चुनौती का प्रस्ताव देने के लिए मेरे पास बृहस्पति से भी बड़ा कलेजा है। बाद में वह इस शर्त पर लड़ने के लिए सहमत हो गई कि मुझे अपनी विशेष तलवार एटिया का उपयोग करना होगा। जब मैच शुरू हुआ तो मैंने अपनी तलवार से उसके हमलों को रोका, लेकिन अगली चीज जो मुझे पता चली वह ये थी कि वो जीत गई थी और अब मेरी घायल बांह को ठीक कर रही थी। इस बीच आर्स और मेरिडीना ने मैच पर चर्चा की, इस बारे में बात की कि अन्य जादूगरों के विपरीत टीनाशा क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में अपने जादू का उपयोग करती है। उन्होंने ये भी देखा कि वो पूरे मैच में मुस्कुरा रही थी, जैसे कि वो मुझे सिखाने की कोशिश कर रही हो कि उससे कैसे लड़ना है। जब उसने उपचार समाप्त कर लिया तो मैंने उल्लेख किया कि उसने केवल कमजोर मंत्रों का उपयोग किया और सोचा कि क्या वो मुझ पर नरम पड़ रही है, लेकिन उसने कहा कि मजबूत मंत्रों के लिए बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है और अगर उसे उनका उपयोग करना पड़ा तो उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। बाद में मैंने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और दृढ़ता से कहा कि मैं उसे खत्म नहीं करना चाहता। मैंने बाद में पूछा कि क्या वो मरना चाहती है, लेकिन उसने कहा कि उसके पास कुछ काम हैं जिसमें मेरे लिए श्राप तोड़ना भी शामिल है। मैंने उसे फिर से शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने मना कर दिया और चली गई। बाद में मुझे पता चला कि कुस्कल्क से एक कारवां आया है और वह टीनाशा से मिलना चाहता है, जिसने मुझे भ्रमित कर दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि दूसरे उसके बारे में कैसे जानते हैं। मैं सिंहासन कक्ष में गया जहां मैं कागर नाम के एक व्यक्ति से मिला जो ब्लू मून की जादूगरनी से बात करना चाहता था। मैंने उसे सख्ती से कहा कि हमारे यहाँ कोई जादूगरनी नहीं है और पूछा कि उसे ये विचार कैसे आया। कागर ने फिर टीनाशा को उसके दूसरे नाम से बुलाया, जिसने मुझे जिज्ञासु बना दिया। इस बीच टीनाशा ने मुझे मेरे कार्यालय में ढूंढा, लेकिन मिरालिस को एक नौकरानी के रूप में काम करते हुए पाया। उसने एक सामान्य व्यक्ति होने का नाटक करने की कोशिश की, लेकिन टीनाशा उसकी आभा को महसूस कर सकती थी। हालांकि उसने कहा कि उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद में लुक्रेशिया ने महल में उससे मुलाकात की और पूछा कि उसने मुझे उसके खिलाफ लड़ना क्यों सिखाया। उसने कहा कि मैं पहले से ही काफी मजबूत हूं और मुझे और भी मजबूत बनाने से बाद में केवल परेशानी होगी। टीनाशा बैठ गए निश्चित कि वो मुझसे क्यों लड़ना चाहती थी और महसूस किया कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि वो जानना चाहती थी कि क्या कोई है जो उसे खत्म कर सकता है अगर चीजें खराब हो जाती हैं। उसी क्षण लाजर और मैं प्रकट हुए और हमारी पुष्टि के बाद कि टीनाशा का नाम एडी भी है, हम उसे सिंहासन कक्ष में ले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उसने कागर से उसे उसके दूसरे नाम से बुलाना बंद करने के लिए कहा और फिर पूछा कि वो यहाँ क्यों है। उस आदमी ने उसे बताया कि उनका देश जादूगरों को उनके अधिकार देने के लिए स्थापित किया गया था जब उन्हें टैरल में सताया गया था, और उसका मुख्य लक्ष्य उनके कौशल को सुधारने में उनकी मदद करना था। वो चाहता था कि वो कुस्कल्क आए और अपने ज्ञान को और विस्तार देने के लिए साझा करे, लेकिन उसने उन्हें सख्ती से कहा कि वो उनके अनुरोध का पालन नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने उसके टॉवर को नहीं जीता था। उसके द्वारा उसे भगा दिए जाने के बाद कागर निराश हो गया और उसने मेरिडीना का उपयोग करके टीनाशा को मुझसे अलग करने के लिए कुछ करने का फैसला किया। इस बीच टीनाशा ने लुक्रेशिया से पूछा कि क्या वो इस नए देश कुस्कल्क के बारे में जानती है, लेकिन उसने उन्हें बताया कि वो अजीब जादुई उतार चढ़ाव को महसूस कर रही है। उसी क्षण मेरिडीना आई और उसने टीनाशा पर हमला किया, लेकिन मैंने उसे जल्दी से रोक दिया। मेरिडीना ने नफरत भरे शब्द उगलना शुरू कर दिया और टीनाशा से देश छोड़ने के लिए कहा, और टीनाशा ने शांति से कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उसे बिना किसी कारण के उससे नफरत करने वाले लोगों का सामना करना पड़ा है। मैंने उसे आराम देने के लिए अपनी बाहों में खींच लिया और लुक्रेशिया ने समझाया कि मेरिडीना एक मन नियंत्रण मंत्र के अधीन है। जब वो मंत्र हटा रही थी मैंने टीनाशा से पूछा कि वो आखिरी बार कब रोई थी और उसने कहा कि उसे याद नहीं है। अगले दिन उसने मुझे अपने टॉवर में बुलाया और खुलासा किया कि उसने जांच के लिए अपने परिचित को कुस्कल्क भेज दिया है। बाद में उसने अपना हथियार निकाला और मुझसे उसके साथ अभ्यास करने के लिए कहा। मैच के बाद उसने मेरे घावों को ठीक किया और समझाया कि वो चाहती है कि मैं और अधिक शक्तिशाली बनूं ताकि भविष्य में मेरे पास सभी रास्ते हों और मैं जो रास्ता चाहूं उसे चुन सकूं। अगले कुछ दिनों तक टीनाशा ने मुझे बुरी तरह से पीटना जारी रखा, लेकिन हर दिन मैं थोड़ा और मजबूत होता गया। उसके साथ एक और लड़ाई हारने के बाद मैं उसके ऊपर सो गया और टीनाशा के निजी कमरे में जागा।
जब मैं बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उस टॉवर के शीर्ष पर था जहां मैं उससे पहली बार मिला था। टीनाशा ने मेरे लिए चाय बनाई, लेकिन जब मैंने शिकायत की कि ये बहुत मीठी है तो उसने मुझे वैसे भी इसे पीने के लिए मजबूर किया। बाद में उसने मुझे बताया कि मेरे पास भी जादुई शक्तियां हैं, लेकिन मैं उनका उपयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे पास वो तलवार है। हालांकि उसे विश्वास था कि मैं अभी भी उसका जादू देख सकता हूं, और उसने मुझे कल और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। बाद में उसने मेरे चारों ओर आग का एक घेरा बनाया और मुझे इसके माध्यम से जादू के प्रवाह को देखने के लिए कहा। मैंने एक बंदर की तरह अपनी तलवार घुमाने की कोशिश की, लेकिन इसका आग पर कोई असर नहीं हुआ। ध्यान केंद्रित करके मैंने जादू का प्रवाह देखा और एक छोटे से जादुई वृत्त तक उसका पीछा किया, और उस पर हमला करके मैंने पूरे वृत्त को नष्ट कर दिया। उसी क्षण कुछ जादूगर टॉवर को चुनौती देने आए और मान लिया कि मैं और टीनाशा भी उसी कारण से यहाँ हैं। टीनाशा द्वारा गलतफहमी को दूर करने के बाद उसने उनसे कहा कि अगर वे मुझे हरा देते हैं तो वो उनकी इच्छा पूरी करेगी। बाद में उसने मुझे सब कुछ झोंक देने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं मर सकता, और कुछ ही सेकंड में मैंने उन सभी को हरा दिया। टीनाशा ने फिर घोषणा की कि मेरा प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या मैं अब उससे ज्यादा मजबूत हूँ तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। उसी क्षण उसका परिचित कुस्कल्क से लौटा और बाद में उसने खुलासा किया कि उस देश में लगभग 200 जादूगर और करामाती इकट्ठे हुए थे। प्रत्येक देश के लिए औसत संख्या लगभग 30 है, जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि वे एक युद्ध शुरू कर सकते हैं। उन्होंने अपने लिए एक राजा भी चुना था जिसका पिछले शासक से कोई संबंध नहीं था, इसलिए मैंने टीनाशा से उन पर नजर रखने के लिए कहा। उसी क्षण यह खबर आई कि जनरल एडर्ट का निधन हो गया है और महल ने उनके शोक में एक काला झंडा फहराया। अंतिम संस्कार के दौरान मिरालिस आंसू बहा रही थी और उसने खुलासा किया कि वही था जो उसे महल में लाया था और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। मैंने बाद में खुलासा किया कि मेरे श्रापित होने के बाद एडर्ट ने मुझे प्रशिक्षित किया था और मेरी मां को खोने के दर्द से उबरने में भी मेरी मदद की थी। बाद मीनार्स ने मेरे वंश के समाप्त होने की संभावना पर चर्चा की, लेकिन मैंने कहा कि अगर टीनाशा मुझे उसके साथ सोने की अनुमति दे दे तो इसे रोका जा सकता है। उसने मुझे फिर से मना कर दिया, कहते हुए कि मेरे अनुबंध में अभी 6 महीने बाकी हैं और हम किसी तरह का रास्ता निकाल लेंगे। शहर में कहीं और मिरालिस ने कागर का सामना किया है, कहते हुए कि उसके राजा ने उस आदमी को मार डाला जिसे वो प्यार करती थी, इससे पहले कि वो एक राक्षस को बुलाए जिसने उसे जिंदा खा लिया। बाद मिलनक पहले का सफेद बालों वाला जादूगर टीनाशा को अपनी बाहों में ले जाता है, उसे बताता है कि कुछ अच्छा होने वाला है और वो चाहता है कि वो उसे देखे। वो पूछती है कि क्या ये महत्वपूर्ण है और वो कहता है कि ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी वो खुद है। बाद में टीनाशा अपने कमरे में जागती है और मैं उसके पास खड़ा होता हूँ और मुझे बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। मैंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बैठे बैठे सो गई थी और उसे कमरा छोड़ने से पहले अच्छी तरह से आराम करने की सलाह दी। बाद में जब मैं अपने कार्यालय में काम कर रहा था तो लाजर ने घोषणा की कि राजा मुझसे मिलना चाहता है। मैं तुरंत सिंहासन कक्ष में गया जहाँ मैंने राजा के सलाहकार को टीनाशा की राय मांगते देखा। राजा ने कहा कि वे मेरे लिए संभावित दुल्हनों पर चर्चा कर रहे थे और अब वे जानते हैं कि जो कोई भी मेरे बच्चे को जन्म देगा उसे उच्च जादुई प्रतिरोध होना चाहिए। केविन टीनाशा को यहाँ लाया था ताकि वो उल्लिखित लड़की का मूल्यांकन कर सके और देख सके कि क्या वो आवश्यकताओं को पूरा करती है। मैंने ये जानने की मांग की कि ये रहस्यमयी महिला कौन है और टीनाशा ने खुलासा किया कि वे मिरालिस को एक विकल्प के रूप में मान रहे हैं, हालांकि ये उसके लिए लगभग असंभव है। टीनाशा ने यह भी खुलासा किया कि वो शक्तिशाली जादूगरों के एक वंश से आती है जो मरने के बाद अपनी क्षमताओं को अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन उसका जादू सील कर दिया गया था। मैं खुश नहीं था कि उन्होंने ये मेरी पीठ पीछे किया, लेकिन केविन ने मुझे डांटा, मुझसे कहा कि दूसरों को मेरी मदद करने दो। कई दिनों बाद मैंने मिरालिस से पूछा कि उसके जादू को सील करने के लिए कौन जिम्मेदार है और उसने कहा कि ये उसकी माँ और मास्टर कुमू थे। बाद में मैंने लाजर से टीनाशा के ठिकाने के बारे में पूछाया, कहते हुए कि मैंने उसे 2 सप्ताह से नहीं देखा है। पता चला कि टीनाशा लुक्रेशिया के साथ लड़कियों का समय बिता रही थी और उसने उसे बताया कि राजा ने मेरे लिए एक दुल्हन ढूंढ ली है। टीनाशा ने कहा कि उसे राहत मिली है कि मेरे पास कई विकल्प हैं, क्योंकि ये दुखद होगा कि मैं उसका एकमात्र विकल्प हूँ। वो शामलोला ने उसे सूचित किया कि टॉवर में एक चुनौती देने वाला प्रकट हुआ है, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि उसने प्रवेश द्वार बंद कर दिया था। चुनौती देने वाला मैं ही निकला जिसने सबसे पहले गेट में प्रवेश किया और लोला ने खुलासा किया कि मैंने सबसे तेज समय का नया रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद मैंने अपना हाथ टीनाशा के चेहरे पर रखा और ये जानने की मांग की कि वो क्या छिपा रही है, और उसने कहा कि वो मेरे अभिशाप को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। उसने फिर समझाया कि हालांकि मैं नफरत से शापित था, लेकिन मंत्र खुद खूबसूरती से रचा गया था, जिससे उसे एहसास हुआ कि प्यार और नफरत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। फिर मैंने उसकी चुप्पी से महसूस किया कि वो किसी चीज से डरी हुई है, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो मेरा मन बहलाने के लिए रात का खाना बनाए। कुछ दिनों बाद आर्स टीनाशा से मिला और उसे बताया कि हालांकि मिरालिस ने दावा किया है कि जनरल एडर्ट उसे यहाँ लाए थे, लेकिन उन्हें उसके सामान में उसके दावे को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि मिरालिस की पृष्ठभूमि की जांच में भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। टीनाशा ने खुलासा किया कि जब वो पहली बार यहाँ आई तो उसने महल की हर महिला का मूल्यांकन किया, लेकिन कोई भी मेरे अभिशाप को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी।
हालांकि तब से मिरालिस जादूगरनियों को छोड़कर पूरे राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बन गई है। हम दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि वो निश्चित रूप से कुछ छिपा रही है, लेकिन उसका असली मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है। ठीक उसी समय हमने उसे गुजरते हुए देखा और आर्स ने टीनाशा से उसे चूमने का नाटक करने को कहा। इस प्रकार मिरालिस को गलतफहमी हो गई। उन्हें विश्वास था कि इससे उन्हें मिरालिस के असली मकसद का पता लगाने में मदद मिलेगी, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं था कि मैंने उन्हें खिड़की से देख लिया था और मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। बाद में मैंने टीनाशा को अपने कार्यालय में ये पूछने के लिए बुलाया कि वो पूरे दिन क्या कर रही थी, और टीनाशा ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मैंने उसकी कलाई पर एक हथकड़ी लगा दी और सख्ती से कहा कि मैं उसे यहाँ इसलिए नहीं लाया था कि वो दूसरे मर्दों के साथ मजे कर सके। मैंने घोषणा की कि उसने मेरा विश्वास तोड़ा है और अब मैं उसे सजा दूंगा। उसके बाद मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया, जिससे उसे अपने देखे हुए सपने की याद आ गई, और जब मैंने उसे बिस्तर पर रखा तो वो खतरा महसूस करने लगी। फिर मैंने अंततः अभिनय करना बंद कर दिया और माफी मांगते हुए कहा कि मैं बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। टीनाशा ने मुझे सब कुछ समझाने के बाद मुझे अपने किए पर और भी पछतावा हुआ, क्योंकि मैंने आर्स को मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के लिए बुरी तरह पीटा था। जब वो मेरी गोद में बैठी तो मैंने टीनाशा से भविष्य में मुझसे कुछ भी न छिपाने के लिए कहा। उसे संदेह था कि मिरालिस का कोई फायदा उठा रहा है और वो मेरे बिस्तर पर जाने के मौके को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब गुप्त रूप से किया। उसे थोड़ा डांटने के बाद मैंने राजा और उसके सलाहकारों से राय ली और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मैं टीनाशा को पसंद करता हूँ। यही कारण है कि मैं किसी और को अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। फिर मैं मिरालिस की ओर मुड़ा और उससे कहा कि मैं उसे कभी छूऊंगा नहीं। उसे भी उसके पद से हटा दिया जाएगा ताकि हम उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर सकें, और मैंने लाजर को उसे ले जाने का आदेश दिया। टीनाशा ने देखा कि महल की सुरक्षा कम हो गई है और उसने मिरालिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कलाई पर लगी हथकड़ी ने उसे मंत्रमुग्ध करने से रोक दिया। मैंने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन मिरालिस के मंत्र ने उसे घायल कर दिया और उसकी एक आंख चली गई। हथकड़ी हटने के बाद टीनाशा ने मुझे दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि उसके खून ने मेरी सुरक्षा कवच को कमजोर कर दिया था। जब मिरालिस ने अपना असली चेहरा दिखाया तो टीनाशा ने बाकी लोगों से चले जाने के लिए कहा ताकि वो उससे आमने सामने लड़ सके। उसके तुरंत बाद मिरालिस ने राक्षस को बुलाया, लेकिन चूंकि टीनाशा एक आंख से ठीक से लड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। जब मैं राक्षस से निपट रहा था तो टीनाशा ने मुझे मिरालिस को जिंदा पकड़ने के लिए कहा ताकि हम उससे पूछ सकें कि वो किसके पीछे है। इसके साथ टीनाशा पीछे से जादू कर रही थी और मैं सामने था बिना अपनी सुरक्षा कवच के राक्षस का सामना कर रहा था। जब मैंने मिरालिस के ही मंत्र का उपयोग करके राक्षस को हराया तो टीनाशा ने उसे 1-0 में फंसा लिया, लेकिन जानबूझकर उसे जाने दिया ताकि हम उसका पीछा कर सकें। उसके तुरंत बाद हमने उसे खजाने में एक अजीब बक्सा पकड़े हुए पाया और मिरालिस ने उससे कहा कि वो जल्द ही उस भ्रम से फिर से मिल जाएगी जिसे वो खोज रही है। फिर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीनाशा ने उसे रोक दिया और बक्से से एक लाल गोला उड़ गया। ये महसूस करते हुए कि वह असफल हो गई है उसने और अधिक शक्ति की कामना की, तभी उसकी आंखें चमकने लगीं। जब वो घुटनों के बल गिर गई तो टीनाशा ने कहा कि वो अभी भी जीवित है, लेकिन उसकी आत्मा ने स्वेच्छा से उसे छोड़ दिया है। फिर मैंने अजीब गोला उठाया और टीनाशा से कहा कि मेरी माँ इसे यहाँ लाई थी। अचानक मुझे अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पूछा कि क्या उसने शादी के बारे में अपना मन बदल लिया है। उसने कहा कि वो कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन मैंने उसे अपनी गोद में बिठा लिया ताकि वो मेरे छोटे भाई को महसूस कर सके और पुनर्विचार कर सके। उसी क्षण टीनाशा ने कसम खाई कि वो मुझे उसे भूलने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके पीछे चलने वाली अंधेरे से आहत हूं। फिर मैंने उससे कहा कि वह भाग जाए क्योंकि उसे सोना था, लेकिन जब मैंने सुझाव दिया कि हम एक साथ सोएं तो उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। इस बीच कुछ काल के राजा लानक ने एक गांव को जला दिया और घोषणा की कि मानव जाति पर एक नया युग आने वाला है और 4 महान राष्ट्र सबसे पहले गिरेंगे। बाद में जब टीनाशा अपना मंत्र पूरा कर रही थी तो उसे अपने परिचित से हमले के बारे में पता चला और उसने सोचा कि लानक 400 वर्षों के बाद क्यों कार्रवाई कर रहा है। उस रात उसने मुझे सोते हुए देखा और खुद से कहा कि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें दबा देगी। उसका मानना था कि प्यार और नफरत केवल मृत्यु की ओर ले जाते हैं, इसलिए उसने मुझे उन चीजों से बचाने के लिए मुझ पर एक मंत्र डाला। अगले दिन मैं उठा और पाया कि मेरा शरीर लाल निशानों से ढका हुआ है और टीनाशा मेरे बगल में सो रही है। वो जल्द ही जाग गई और कहा कि उसने मुझ पर एक और अभिशाप डालकर मेरा अभिशाप तोड़ दिया है। इससे पहले कि वो सोने के लिए जाती मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे धन्यवाद दिया। बाद में टीनाशा को पता चला कि उसे राजा केविन के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना है और वो इससे खुश नहीं थी। ठीक उसी समय लाजर एक संदेश के साथ कार्यालय में आया कि राजकुमार रूस्ट उपस्थित नहीं हो पाएंगे और उन्होंने अपनी बहन सिलिया को अपनी जगह भेजा है। लाजर ने यह भी खुलासा किया कि कुछ काल्क जादूगरों ने तहरील सीमा के पास एक शहर को जला दिया था, जिससे वे सोच रहे थे कि क्या यह बदला लेने की कार्रवाई थी। बाद में टीनाशा ने मुझसे कहा कि वो अपने ड्रैगनडार्स का स्वामित्व हस्तांतरित करना चाहती है और मैं उसे लेने के लिए तैयार हो गया। फिर वो मेरी गोद में कूद गई और मुझे चुमा, जिसका मैंने बहुत आनंद लिया।
उस रात तक टीनाशा मेरी नकली मंगेतर के रूप में मेरे साथ बॉल में शामिल हुई, लेकिन उसने कसम खाई कि अगर मैंने कोई भी मजाक करने की कोशिश की तो वह मेरे लिंग को कुचल देगी। वहां मेरा सामना शोर मचाने वाली और परेशान करने वाली सिलिया से हुआ, जिसने अपने भाई के ना आ पाने के लिए माफी मांगी। जब मैंने कहा कि मैं हमलों के बारे में जानना चाहता हूं, तो उसने मुझसे कहा कि वो अपने देश के निजी मामलों के बारे में बताने से पहले अपना सामान दिखाओ। इस बीच राजा ने मेरे अभिशाप को तोड़ने के लिए टीनाशा को धन्यवाद दिया और उसने कहा कि वो खुश है क्योंकि अब मैं दूसरी लड़कियों को अपनी जादुई छड़ी की सवारी करा सकता हूँ। ठीक उसी क्षण हम दोनों ने मुझे सिलिया के साथ हॉल छोड़ते देखा और महसूस किया कि मेरा छोटा भाई अपनी पहली बार खोने वाला है। केविन ने उससे कहा कि अगर वो मुझसे शादी कर लेती तो इससे बचा जा सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया और ताज़ी हवा के लिए बाहर चली गई। बाद में उसने कुछ अजीब देखा और मुझे बताने के लिए मेरे कार्यालय में घुस गई। सिलिया को जाने के लिए कहने के बाद उसने मेरे अवरोध को निष्क्रिय करने के लिए अपने ही खून का इस्तेमाल किया और मुझसे कहा कि इस देश के लोग मुझ पर निर्भर हैं, इसलिए मुझे उसके साथ शामिल होकर उनकी सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। ठीक उसी समय उसके पीछे एक दरवाजा दिखाई दिया और लानक बाहर निकलाया, घोषणा करते हुए कि वो उसे वापस लेने आया है। उसने उत्साह से उसे गले लगा लिया और कहा कि वो सदियों से उसे खोज रही है। लानक ने तब उसे कुस्काल्क राष्ट्र में आमंत्रित किया जहां वो रानी होगी और उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लानक ने तब मुझे खत्म करने का फैसला किया क्योंकि मेरे पास एतिया है, लेकिन उसने धीरे से उसे मुझे अकेला छोड़ने के लिए कहा क्योंकि मैं कोई खतरा नहीं हूं। जब मैंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो उसने कहा कि मेरा अभिशाप टूट गया है और उसका अनुबंध समाप्त होने वाला है, जिसका मतलब है कि वो अब मुझसे बधी नहीं रहेगी। मैंने लानक पर हमला करने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन टीनाशा ने उसकी रक्षा की। हालांकि हम दोनों जानते थे कि इतने सारे प्रशिक्षण सत्रों के बाद मैं उसे आसानी से खत्म कर सकता हूं। ये महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, मैंने टीनाशा को लानक के साथ जाने दिया और अगले दिन मैंने लुक्रेशिया से मिलने का फैसला किया। इससे पहले कि लाजर मुझे रोक पाता, लुक्रेशिया महल में प्रकट हुई और खुलासा किया कि हर जादूगरनी को कुस्काल्क में आने का निमंत्रण मिला है, लेकिन टीनाशा को छोड़कर सभी ने मना कर दिया। मैंने लानक और टीनाशा के बीच के रिश्ते को जानने की मांग की और लुक्रेशिया ने कहा कि वो उस आदमी को तब से खोज रही है जब वो एक जादूगरनी बनी थी। मैंने टिप्पणी की कि लानक का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन लुक्रेशिया का मानना था कि मैं सिर्फ ईर्ष्या कर रहा था क्योंकि उसने मेरे बजाय किसी और आदमी को चुना। मैंने कहा कि मैं उस लड़की को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा और मैंने लानक को खत्म करने का फैसला किया ताकि मैं टीनाशा को वापस पा सकूं। मेरी दृढ़ता को देखते हुए वह मुझे सच बताने के लिए तैयार हो गई, लेकिन चेतावनी दी कि जब मैं उसके बारे में जानूंगा तो मुझे शायद टीनाशा को खत्म करना पड़ सकता है। फिर उसने मुझे बताया कि टीनाशा तुलदार राजवंश से है, जिससे सभी हैरान रह गए। सिल्विया ने आगे कहा कि तुलदार एक साम्राज्य था जो 400 साल पहले एक ही रात में नष्ट हो गया था, जिसका अर्थ है कि टीनाशा शाही वंश से है। टीनाशा उस समय रानी पद की उम्मीदवार थी और तुलदार में अगला राजा वंश के बजाय ताकत के माध्यम से तय किया जाता था। राजा और रानी दोनों के लिए एक उम्मीदवार चुना गया था और उनकी सगाई एक दूसरे से कर दी गई थी। हालांकि टीनाशा के मामले में राजा का बेटा लानक उसकी तुलना में काफी कमजोर था और जब वो जानता था कि वो उसका पति बनेगा तब भी उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। हालांकि महल उन लोगों में विभाजित था जो अपने राष्ट्र के लिए एक अलग भविष्य चाहते थे और राजा इतना तनावग्रस्त हो गया कि वो बीमार पड़ गया। इससे गुटों को गृहयुद्ध शुरू करने का मौका मिला, लेकिन चूंकि टीनाशा का सिंहासन पर बैठना निश्चित था, लानक के समर्थकों ने एक योजना बनाई। एक रात लानक उसे सोते समय चर्च में ले गया और इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने उसके पेट में छुरा घोंपना शुरू कर दिया। उसने उसे बिना रुके चाकू मारने और जादूगरों से उसे लगातार ठीक कराने की योजना बनाई ताकि वो उसकी असली शक्ति को जगा सके और उसे चुरा सके। लेकिन चीजें खराब हो गईं और उसकी शक्ति बेकाबू हो गई। जब लानक अराजकता से बच निकला तो एक बड़े विस्फोट ने पूरे देश को समतल कर दिया और जब टीनाशा के घाव ठीक हो गए तो उसे 3 दिनों तक असहनीय दर्द में वहीं लेटे रहना पड़ा। जो लोग मारे गए उनकी आत्माएं ले ली गईं और उसके बाद दुनिया भर में 5 जादुई झीलें बन गईं। अंततः जागने के बाद टीनाशा एक जादूगरनी बन गई, इसलिए उसने एक टॉवर बनाया जहां कभी तुलदार खड़ा था और उस दिन सेवा लानक की तलाश में है। फिर मैंने पूछा कि टीनाशा मेरे बारे में कैसा महसूस करती है और लुक्रेशिया ने कहा कि वो मेरी इतनी परवाह करती है कि उसने लानक के आने से पहले मेरे जादुई अवरोध को निष्क्रिय कर दिया ताकि मैं उसे जाने दे सकूं। यह सुनने के बावजूद मैंने अपना रुख नहीं बदला और कसम खाई कि मैं लानक को हरा दूंगा ताकि मैं टीनाशा को वापस पा सकूं। इस बीच राजा ने मुख्य जादूगर कुमू और जनरल ग्रैंडफोर्ड से कहा कि कुस्काल्क ने उनसे आत्मसमर्पण करने की मांग की है। उन्हें यह भी पता चला कि तैरील ने 10,000 की सेना कुस्काल्क भेजी थी, लेकिन वे सभी मिटा दिए गए, जबकि कुस्काल्क ने केवल लगभग 50 जादूगर खो दिए। इसके अलावा तैरील के कई बड़े शहरों पर एक साथ हमला किया गया और हजारों लोग मारे गए। कुशल हमलों के दौरान एक भी ईंट क्षतिग्रस्त नहीं हुई, लेकिन पूरी आबादी गायब हो गई। इन हमलों के पीछे टीनाशा को माना जा रहा था और केविन चाहता था कि मैं उसे हरा दूं।
मैं तैरील की मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मैंने टीनाशा को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे उसके कार्यों के पीछे की पूरी सच्चाई नहीं पता थी। केविन गुस्से में था और उसने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैं शांत रहा और उससे कहा कि मैं अपना मन बना चुका हूं, जिससे केविन को एहसास हुआ कि मैं भी उसी की तरह जिद्दी हूं। मेरी दृढ़ता को देखकर केविन मुझे जो चाहे करने देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन केवल तभी जब मैं उससे सिंहासन ले लूं। इस बीच तैरील में राजकुमार रूस्ट कुस्कॉल्क के हालिया हमले पर विचार कर रहा था जब टीनाशा अचानक प्रकट हुई और उससे कहा कि सब कुछ 2 सप्ताह में खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे कुस्कॉल्क पर हमला करने में देरी करनी चाहिए। रूस्ट ने सुनने से इनकार कर दिया और उसे एक नीच जादूगर कहा और उसने उसे याद दिलाया कि उसके लोगों का ये रवैया ही कारण है कि उन पर हमला किया गया। अब उन्हें हिंसक फांसीवादी कहते हुए उसने उसे याद दिलाया कि उसके राष्ट्र ने किसी भी जादूगर से भी बदतर अपराध किए हैं और उसे दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। टीनाशा ने फिर जाने से पहले उसे एक बार और चेतावनी दी, लेकिन जब उसने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे एक ठंडी नजर दी। बाद में कुस्कॉल्क महल में लानक को पता चला कि 4 महान राष्ट्रों ने मिली भगत की है, लेकिन लानक ने कहा कि ये व्यर्थ है क्योंकि वो एक नया विश्व मानचित्र बना रहा है। उसके आदमियों ने पूछा कि क्या विश्वव्यापी मंत्र संभव है और लानक ने कहा कि हाँ, टीनाशा की बदौलत। उसने कहा कि वो हमेशा एक उत्कृष्ट छात्रा थी और इस वजह से वो शक्ति में भी उससे आगे निकल गई। फिर उसने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी से शांत हो गया और उसकी रक्षा करने का वादा किया। बाद में उसने रे एनेआर्ड नामक एक जादूगर से कहा कि मुख्य भूमि पर सभी जादूगर महिलाएं हैं क्योंकि पुरुषों के शरीर जादू के मामले में स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि लानक भी अस्थिर था। ये बताता है कि वो कभी कभी अजीब व्यवहार क्यों करता है। इस बीच मैं तैरील में अधीर हो रहा था क्योंकि मैं यहाँ 6 दिनों से बिना किसी प्रगति के था। सिल्विया का मानना था कि तैरील अभी भी एस्ट्रोप के मैदानों में अपनी भारी हार से उबर रहा है, लेकिन मेरे अधीन भी 4 राष्ट्र हैं। ठीक उसी समय मुझे पता चला कि फारसास में भी लोग गायब होने लगे थे, जिससे मैं चिंतित हो गया। उसके तुरंत बाद सिलिया ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, इसलिए बाकी लोग चले गए क्योंकि वे उसकी बकवास नहीं सुनना चाहते थे। जब मैंने पूछा कि वो यहाँ क्यों है तो उसने अचानक अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट दी और पूछा कि क्या वो महिला जिसे उसने केविन की जन्मदिन की पार्टी में देखा था वह ब्लू मून विच थी। मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन सिलिया ने कहा कि वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि टीनाशा हर रात उसके भाई से मिलने आती है। जब उसने कहा कि समय लगभग आ गया है तो मैं खड़ा हो गया और उससे मुझे रूस्ट के कमरे में ले जाने के लिए कहा। जब रूस्ट टीनाशा का इंतजार कर रहा था, मैं उसके कमरे में घुस गया और ये जानने की मांग की कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो समझा पाता, टीनाशा 2 अन्य जादूगरों के साथ पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उन्होंने मान लिया कि रूस्ट ने उन्हें धोखा दिया है और टीनाशा को पीछे खींच लिया। कुछ दिनों बाद गठबंधन ने अंततः हमला करने के लिए अपनी सेना तैयार कर ली और मुझे एहसास हुआ कि टीनाशा ने रूस्ट को जो तारीख दी थी वो बीत चुकी है। ठीक उसी समय लुक्रेशिया इस खबर के साथ पहुंची कि आसपास के गांव में हर कोई गायब हो गया है, लेकिन वास्तव में टीनाशा ने बस उनके चारों ओर एक अवरोध लगा दिया था ताकि उन्हें देखा न जा सके। उसने ये भी खुलासा किया कि टीनाशा ने अपनी रक्षा करने की कोई योजना नहीं बनाई थी, इसलिए मुझे उसकी ढाल बनना पड़ा। जब मैंने अन्य जनरलों को खबर दी, कुस्कॉल्क के मुख्य जादूगर बार्टालोस प्रकट हुए और हम सभी को एक दूरस्थ स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया जहां सैकड़ों जादूगर हम पर घात लगाकर हमला करने के लिए इंतजार कर रहे थे। लानक भी प्रकट हुआ चर्च के खंडहरों में हमारा स्वागत करते हुए, जहां उसने टीनाशा को चाकू मारा था। फिर उसने क्रूरता को समाप्त करने के लिए दुनिया को फिर से आकार देने का प्रस्ताव रखाया, घोषणा करते हुए कि जो कोई भी पालन करने से इनकार करेगा उसे दिव्य दंड मिलेगा। फिर उसने शादी की पोशाक में टीनाशा को बुलाया और वो मुझे यहाँ देखकर हैरान लग रही थी। फिर वो बैठ गई और लानक को अपनी शक्ति का उपयोग करके 5 जादुई झीलों को बुलाने की अनुमति दी, जिनमें से प्रत्येक ने उसे दुनिया के एक हिस्से को नियंत्रित करने की अनुमति दी। एक बार जब सभी झीलें बुला ली गईं तो उसने खुद को देवता बनने के लिए तैयार किया, लेकिन टीनाशा ने अचानक मंत्र पर नियंत्रण कर लिया, उसे बताते हुए कि वो 400 वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है। केवल वही जानता था कि सभी झीलों को एक साथ कैसे बुलाया जाए, लेकिन अब वो उनकी शक्ति का उपयोग उन आत्माओं को मुक्त करने के लिए कर सकती है जिन्हें उसने पकड़ा था। ये महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, लानक ने अपने जादूगरों को टीनाशा पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उसके अधीन काम करने वाले पाम और रे एनेआर्ड उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। अचानक बार्टालोस ने पाम को मार गिराया और टीनाशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने मंत्र को विक्षेपित करके जल्दी से उसकी रक्षा की। उसके तुरंत बाद लानक ने अपने आदमियों को राक्षसों को बुलाने का आदेश दिया, जिससे वो जगह एक युद्ध क्षेत्र में बदल गई और अराजकता के बीच बार्टालोस ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी तलवार के अंत में मिला। बाद में टीनाशा ने अपने शाही वंश का उपयोग तुलदार की 12 आत्माओं को बुलाने के लिए किया, उन्हें हर उस चीज को नष्ट करने का आदेश दिया जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। कुछ ही सेकंड में लानक की पूरी सेना हार गई, जिससे वो एक कायर की तरह पीछे हट गया। हालांकि मैंने उसका पीछा किया और पूछा कि टीनाशा को चाकू मारते समय उसे कैसा लगा। लानक ने कहा कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक उपकरण थी, इसलिए मैंने उसे परिदृश्य से मिटाने का फैसला किया।
मेरे लौटने के बाद टीनाशा ने मेरे हाथों से फांसी की तैयारी की, लेकिन वो अचानक मेरी बाहों में गिर गई। एक हफ्ते बाद वह मेरे बगल में उठी सोच रही थी कि वो अभी भी जीवित क्यों है। मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया है, खुलासा करते हुए कि राजकुमार रूस ने कुस्कॉल पर हमला न करने और जादूगरों को एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने की अनुमति देने का फैसला किया था। मुझे विश्वास है कि ये सब उन व्याख्यानों के कारण था जो टीनाशा ने उसे दिए थे, जिससे वो खुश हुई। फिर मैंने बम गिराया कि अब हमारी सगाई हो गई है, क्योंकि उसे युद्ध के मैदान से जीवित वापस लाने का यही एकमात्र तरीका था। कुछ लोग चाहते थे कि वो मर जाए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो उनके पक्ष में शामिल हो सकती है तो वे उसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए लालची हो गए और उसे जीने दिया। हालांकि शुरू में वो भ्रमित थी, टीनाशा ने जल्द ही इस विचार को स्वीकार कर लिया और मेरी जान बचाने के लिए मुझे धन्यवाद दिया। बाद में टीनाशा फारसास के जादूगरों को तुलदार के खजाने में ले गई ताकि वे मूल्यवान वस्तुओं को अपने देश वापस ला सकें। खोज करते समय उसे मिरालिस के हाथ में मौजूद गोले के समान एक नीला गोला मिला और उसने इसे टॉवर में लाने का फैसला किया। बाद में वह मेरे साथ फारसास के पूर्वी किले का दौरा करने गई और जनरल एडर्ट ने हमें आश्वासन दिया कि यहाँ सब कुछ स्थिर है। जब हमने बच्चों को आंगन में खेलते हुए पाया तो एडर्ट ने खुलासा किया कि 1 साल पहले इटो नामक एक समूह ने पास के एक गांव पर हमला किया था और उसके लोगों ने कुछ बच्चे लोगों को वापस लाया, जिनमें कुछ छोटे बच्चे और एला नामक एक महिला शामिल थी जो गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके पति के निधन के बाद एला ने अपनी मुस्कान खो दी और अब वो अपना दिन बच्चों की देखभाल में बिताती है। एला ने उन्हें एक शांतिपूर्ण गांव में रहने वाली एक खूबसूरत युवती के बारे में एक कहानी सुनाई जिसने किसी भी पुरुष से शादी करने से इनकार कर दिया था। फिर एक दिन कुछ बुरे लोगों ने हमला किया, उनके घर जला दिए और उनके लोगों को घायल कर दिया। लेकिन फिर नीले वस्त्र पहने एक आदमी प्रकट हुआ और बुरे लोगों को हराकर लड़की को बचाया। वो उसकी ताकत से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उससे शादी करने का फैसला किया, लेकिन उस आदमी ने उसे अस्वीकार कर दिया और बिना किसी निशान के चला गया। लड़के कहानी से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपना खुद का मुकाबला करने का फैसला किया ताकि वे उसके जैसे हो सकें। उनके जाने के बाद एला ने देखा कि टीनाशा उसके पीछे बैठी उसकी कहानी सुन रही है। जब टीनाशा ने पूछा तो एला ने खुलासा किया कि कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और जिस लड़के ने लड़की को बचाया वो वास्तव में भविष्य से उसका बेटा था। वास्तविक समय रेखा में महिला को पकड़ लिया गया और बाद में उसी बेटे को जन्म दिया जो समय में वापस चला गया और अपनी माँ को अपमानित होने से रोका। लड़का जानता था कि अगर उसने अपनी माँ को बचाया तो वो मौजूद नहीं रहेगा, लेकिन उसने वैसे भी किया। फिर उसने टीनाशा से पूछा कि अगर वो लड़के की स्थिति में होती तो वो क्या करती, और उसने कहा कि वो अतीत को नहीं बदलेगी। बाद में टीनाशा और मुझे एक ही कमरे में रहने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसने खुद को एक बिल्ली में बदल लिया क्योंकि मैं उसकी बिल्ली के सबसे करीब आ सकता था। उस रात उसने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया और जब मैं उठा तो उसने समझाया कि कोई ऐसा मंत्र कर रहा है जो दूसरों को बुरे सपने दे रहा है। उसका मानना है कि मंत्रमुग्ध करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी अपने जादू को नियंत्रित करना नहीं सीखा और वे जो सपना बना रहे हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिससे वे नफरत करते हैं। अगले दिन मैं सीमा पर गया और पाया कि हमारा पड़ोसी राष्ट्रीय अड्डा हाल ही में एक रेगिस्तान में बदल गया है। मैंने एडर्ट से इस क्षेत्र पर नजर रखने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, इटो ने मुझ पर घात लगाकर हमला कर दिया। ठीक उसी समय एक आदमी बाहर निकला और खुद को इटो के नेता जावी के रूप में पेश किया। फिर उसने खुलासा किया कि वो एला को पकड़ने के लिए यहाँ है क्योंकि वो पिछले साल ऐसा करने में असफल रहा था। इसलिए उसने मुझे एक लड़ाई के लिए चुनौती दी जिसमें विजेता को एला मिलेगी। जब हम पास के पठार पर पहुंचे तो जावी ने खुलासा किया कि ये एक पवित्र भूमि है जहां एक देवता आया था। टीनाशा को इस जगह के बारे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन मैंने उससे चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि मैं इसे आसानी से संभाल लूंगा। ठीक उसी समय एला प्रकट हुई और उस आदमी को देखकर तुरंत डर गई जिसने उसके पति की जान ले ली थी। उसके तुरंत बाद लड़ाई शुरू हो गई और कुछ ही सेकंड में मैंने उसका हाथ काटकर उसकी प्रेम करने की क्षमता छीन ली। लड़ाई खत्म होने के बाद जावी वहीं खून बहता हुआ बैठा रहा जब तक कि एला अचानक उसकी मदद करने के लिए नहीं दौड़ी। मैंने टीनाशा से उसका हाथ फिर से जोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने ना कहा और बस खून बहना रोक दिया। ठीक उसी समय एला और जावी के चारों ओर एक बविंडर बन गया और टीनाशा ने जल्दी से सभी को टेलीपोर्ट कर दिया। बविंडर से एक आत्मा जैसा प्राणी प्रकट हुआ, लेकिन मैंने अपनी तलवार उस पर फेंककर उसे हरा दिया। हालांकि हमारे पैरों के नीचे एक दरार खुल गई और टीनाशा उसमें गिर गई, जिससे मुझे उसके पीछे कूदना पड़ा। हम दोनों नीचे पानी के एक कुंड में गिरे और वो अंततः मानव रूप में लौट आई ताकि हम नीचे की गुफा का पता लगा सकें। थोड़ी देर चलने के बाद हम इटो की पवित्र भूमि पर पहुंचे और उनका पूरा इतिहास दीवारों पर उकेरा हुआ था। खोज करते समय टीनाशा ने एक देवता की भित्ति देखी और महसूस किया कि यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जिसने हम पर हमला किया था। भित्ति के अनुसार देवता ने जादूगरों के भीतर जादू महसूस किया और जाग गया और इटो ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया क्योंकि उस समय जादूगरों को राक्षस माना जाता था। हमने ये भी महसूस किया कि यह तथाकथित देवता वास्तव में इरूरिया था जो तेरील का एकमात्र सच्चा देवता था। इससे पहले कि हम अगले कमरे में जाते टीनाशा ने पूछा कि क्या मैं बाहर टेलीपोर्ट होना चाहता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसने मुझे याद दिलाया कि मेरे पास अब एतिया नहीं
है, इसलिए मैंने जमीन पर मिली एक तलवार का उपयोग करने का फैसला किया। जैसे ही हम आगे बढ़े, हम पर एक काली धुंध ने हमला कर दिया और जब टीनाशा ने खुद को ढाल लिया, मैं अंदर गया और दूसरी तरफ एला को देखा। जब उसने मुझ पर हमला किया तो मुझे एहसास हुआ कि एला पर इरूरिया का कब्जा है। जब टीनाशा फिर से मेरे साथ शामिल हुई तो उसने कहा कि मैं इरूरिया से प्रभावित नहीं था क्योंकि उसके विपरीत मेरा जादू सील कर दिया गया था। फिर मैंने पूछा कि क्या हम एला को नुकसान पहुंचाए बिना इरूरिया को हरा सकते हैं, केवल ये पता लगाने के लिए कि ये वास्तव में असंभव है। उसे रोकने का एकमात्र तरीका एतिया का उपयोग करना है, लेकिन इससे निश्चित रूप से एला की मौत हो जाएगी। ठीक उसी समय जावी प्रकट हुआ और कहा कि वो हमें एला को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। इसलिए टीनाशा ने शांति से उसे सब कुछ समझाया। उसने कहा कि जो भी जादूगर इरूरिया के पास जाएगा वो अपना दिमाग खो देगा और अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, और वो ऐसा नहीं होने दे सकती। जावी के एक तरफ हटने के लिए सहमत होने के बाद टीनाशा मेरी ओर मुड़ी और पूछा कि क्या मैं उसकी जान ले लूंगा अगर वो इस दुनिया के लिए खतरा बन गई। मैंने उससे कहा कि अगर ये मेरा आखिरी विकल्प होता तो मैं ऐसा करता। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए धीरे से अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा और मेरे माथे पर चूमा। फिर उसने इरूरिया को विचलित करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया जब मैं चला गया। इस बीच टीनाशा ने इरूरिया से कहा कि कुछ जादूगरों के दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए वो खुद जिम्मेदार है, इसलिए उनकी ओर सेवा आज उसे हरा देगी। उसके तुरंत बाद उसने देवता को अपने शरीर में समाहित कर लिया और मुझसे उसके पेट में छुरा घोंपने के लिए कहा, क्योंकि उसे खत्म करने का यही एकमात्र तरीका था। मैंने जैसा उसने कहा वैसा ही किया और बाद में वो बिस्तर पर अच्छी हालत में उठी। फिर उसने अपने मानव रूप में सोने का फैसला किया और जब मैंने पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि उसे विश्वास है कि मैं अपने छोटे भाई को अपने पास रखूंगा। हालांकि मैंने उसे चूमने से पहले उसकी रक्षा करने के लिए कहा, जिससे वो शर्मा गई। हालांकि शुरू में वो असहज थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया और मैंने बाग की गुफा में प्रवेश करने के लिए एक और कदम उठाया। बाद में लुक्रेशिया ने टीनाशा को एतिया द्वारा छुरा घोंपे जाने के लिए बहुत लापरवाह होने के लिए डांटा, लेकिन उसने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और जो मायने रखता है वो ये है कि अंत में सब कुछ ठीक हो गया। ये देखते हुए कि वो मुझ पर कितना भरोसा करती है, उसने टीनाशा से पूछा कि अब जब अनुबंध समाप्त होने वाला है तो वो क्या करेगी, लेकिन टीनाशा ने सवाल टाल दिया। इस बीच फारसास के 2 जनरल इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि साल खत्म होने में सिर्फ 1 महीना बचा है और वे उत्सुकता से उम्मीद कर रहे थे कि मैं अपने लिए एक रानी ढूंढ लूंगा। उन्हें उम्मीद है कि टीनाशा मेरे प्रस्ताव के लिए हाँ कह देगी, क्योंकि वो फारसास के इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी होगी। ठीक उसी समय प्रोफेसर रूटोनियम नॉर्मन का एक एनीमे संस्करण पास से गुजरा और कहा कि वो एक जादूगरनी के उनकी रानी बनने के विचार का विरोध करता है। जनरलों ने तर्क दिया कि टीनाशा तुलदार की शाही थी, लेकिन उसने कहा कि वो राष्ट्र सदियों पहले मर चुका है। ठीक उसी समय टीनाशा खुद पाम के साथ प्रकट हुई और उसने उसके चेहरे पर कहा कि यहाँ उसका स्वागत नहीं है। जब उसने उसे अपना सामान पैक करने और जाने के लिए कहा तो तिनशा ने धीरे से पूछा कि क्या वो चाहती है कि वो मेरी याददाश्त मिटा दे। उसने उसे जाने से पहले वो करने के लिए कहा जो उसे करने की जरूरत थी, और जब पाम गुस्से में थी तिनशा ने उससे शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि एक डायन से डरना जायज है। उस शाम जब दोनों सूर्यास्त देख रहे थे, पाम ने तिनशा से कहा कि वो बहुत निस्वार्थ है, लेकिन तिनशा ने कहा कि ये सच नहीं है और उसे बस याद है कि वो कौन है। पाम ने पूछा कि क्या वो सच में मेरी याददाश्त मिटा देगी, और तिनशा ने कहा कि वो वही करेगी जो उसके लिए जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे भूल जाता हूँ या नहीं, क्योंकि वो मुझे हमेशा अपने दिल में याद रखेगी, और जो मायने रखता है वो ये है कि मैं खुशहाल जीवन जीऊं। उसने ये भी कहा कि मैं उससे भी ज्यादा मजबूत हूँ और मैं अपना काम अकेले कर सकता हूँ। इस प्रकार उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। हालांकि पाम ने इसे बकवास कहा और उस पर चिल्लायु से इंसानों के बीच रहने और एक इंसान के रूप में मरने के लिए कहा। जब तिनशा ने उसे गले लगाया तो उसने कहा कि वो चाहती है कि वो अपनी खुशी पाए, लेकिन तिनशा ने कहा कि वो पहले से ही खुश है। बाद में उसने तारों से भरे आकाश को दिखाया, स्वीकार करते हुए कि 1 साल कितनी तेजी से बीत गया। बाद में वह मेरे कमरे में आई और शांति से मेरे बगल में बैठ गई। उसने मुझे एक गोला दिया जिसने आज रात के आकाश का सार पकड़ लिया था। उपहार प्राप्त करने के बाद मैं तिनशा की ओर मुड़ा ये पूछने के लिए कि वो इतनी दुखी क्यों लग रही थी, लेकिन तिनशा ने कहा कि वो ठीक है। मैंने फिर जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि मुझे लगा कि वो एक जादू करने वाली है, और फिर पूछा कि क्या उसे कुछ परेशान कर रहा है। उसने कहा कि वो बस जीवन के बारे में सोच रही थी, इसलिए मैंने उसे फिर से शादी का प्रस्ताव दिया और जादूगर बनने से इनकार कर दिया। उसने मुझे फिर से अस्वीकार कर दिया, कहते हुए कि वो नहीं जानती कि सामान्य रूप से कैसे रहना है, लेकिन मैंने अचानक उसे एक चुंबन में खींच लिया और वो उसमें पिघल गई। उसने बाद में शांति से मुझसे कहा कि मुझे उसे इतनी अचानक चूमना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि अगर उसे ये पसंद नहीं आया तो वो मुझे दूर धकेल सकती है। मैंने फिर उसे गले लगाया और उसे एक और चुंबन में खींच लिया, लेकिन इस बार उसने इसे स्वीकार कर लिया। हमारे होठों के छूने से ठीक पहले इल्जार ने दरवाजा खटखटाया और मुझसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए कहा। इससे पहले कि मैं कर पाता तिनशा ने देखा कि कुछ शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पता चला कि बाधा टूट गई है। जैसे ही कुछ राक्षसों ने शहर पर छापा, मारा फारस के जादूगरों ने नागरिकों की रक्षा के लिए एक साथ काम किया।
जब एक राक्षस नॉर्मन के पास पहुंचा तो तिनशा ने उसे बचाने के लिए तेजी से काम किया और इससे उसे उसकी आंखों में सम्मान मिला। तिनशा ने फिर तुलदार की आत्माओं को बुलाया और जब वे राक्षसों से लड़े तो उसने आग बुझाने के लिए बारिश बुलाई। इस बीच में जमीन पर लड़ रहा था जब मैंने एक नौकरानी को खड़े होने के लिए संघर्ष करते देखा। जब मैंने उसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मुझे अचानक अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ और नौकरानी अडारिया एक दुष्ट मुस्कान के साथ सामने आई। कुछ ही समय बाद तिनशा ने मुझे फर्श पर बेहोश पाया और मदद के लिए दौड़ी, केवल ये देखने के लिए कि मेरी उंगली में एक जहरीली सुई लगी हुई है। घबराकर उसने तुरंत मेरे शरीर को ठीक करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मंत्र सभी विफल हो गए। उसने फिर मदद के लिए लुक्रेटिया को बुलाया, कहते हुए कि उसने फैलाव को रोकने के लिए मेरे शरीर में समय रोक दिया है। लेकिन लुक्रेटिया ने कहा कि मैं एक निराशाजनक मामला हूं, क्योंकि इस प्रकार के जहर से कोई भी जीवित नहीं बचा है। हालांकि तिनशा ने हार मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसका शरीर पूरे दिन इस जहर को रखने के लिए काफी मजबूत है। खुद को जहर देकर वह अपने प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी बनाने दे सकती है, जिसका उपयोग वो एक मारक बनाने के लिए करेगी। लुक्रेटिया ने उसे ऐसा करने से सख्ती से मना किया, क्योंकि वो मर जाएगी। लेकिन यही कारण है कि तिनशा उसकी मदद चाहती थी। लुक्रेटिया ने मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। लेकिन जब तिनशा ने कहा कि मेरी जान ज्यादा कीमती है तो वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। बाद में जब वे उसे जहर देने की तैयारी कर रहे थे, लुक्रेटिया ने उसे फिर से चेतावनी दी कि वो मर सकती है। इसलिए तिनशा ने उससे कहा कि अगर ऐसा होता है तो वो उसके बारे में मेरी यादें मिटा दे। हालांकि लुक्रेटिया ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मैं मरने तक दुख में जीने के लायक हूं अगर वो मेरी बेकार जान बचाने के लिए मर जाती है। उसने फिर तिनशा को जहर का इंजेक्शन लगाया और कुछ समय बाद में पूरी तरह से ठीक होकर जागा। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ कमी है, लेकिन लजार ने मुझसे कहा कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से बिस्तर पर था। बाद में मैंने जादुई गोला उठाया जो तिनशा ने मुझे दिया था और नॉर्मन से पूछा कि क्या वो जानता है कि मेरे बीमार होने से पहले क्या हुआ था। नॉर्मन ने इसके बजाय मुझसे एक पत्नी खोजने के लिए कहा, जिससे मुझे तुरंत तिनशा की याद आ गई। मैंने बाद में उसे एक छिपे हुए कमरे में पाया, जहां लुक्रेटिया ने खुलासा किया कि उसने मेरी यादों के साथ छेड़छाड़ की थी और जहर तिनशा के शरीर में फैल गया था। हालांकि वो अभी भी जीवित थी, या बेतुका था कि इतनी भयानक पीड़ा सहने के बाद भी वो पागल नहीं हुई। मैंने बाद में उसके शरीर पर एक घाव देखा और जब मैंने कंबल उठाया तो मैंने देखा कि उसका पूरा शरीर जहर के कारण हुए घावों से ढका हुआ है। उसकी हालत देखकर दुखी होकर मैंने तिनशा को गले लगा लिया। कुछ ही समय बाद वह जाग गई और तुरंत मुझसे मिलने आई, ताकि मुझे पता चल सके कि वो ठीक हो गई है। मैंने सबूत के तौर पर उससे माल दिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और मुझे एक निराशाजनक मूर्ख कहा। मैंने तब उससे पूछा कि वो मुझे कैसे देखती है और उसने कहा कि मैं उसका अनुबंध धारक हूं, जो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे मुझे हंसी आ गई, इसलिए उसने बाद में दूसरों से स्पष्टीकरण मांगा। गुआन ने उससे कहा कि वो किसी अन्य अनुबंध धारक के लिए ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी, इसलिए उसे खुद से पूछना होगा कि वो वास्तव में मेरे बारे में क्या महसूस करती है। सभी के विचारों को पढ़ते हुए उसने उनसे पूछा कि यहाँ कौन सोचता है कि वो मुझसे प्यार करती है, और सभी ने अपने हाथ उठाए। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने मेज को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इसलिए लुक्रेटिया ने उससे अपनी भावनाओं के बारे में अधिक ईमानदार होने के लिए कहा, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से प्यार में है। घबराकर वह मेरे कमरे में टेलीपोर्ट हो गई और पूछा कि क्या दूसरों ने जो कहा वो सच है, और मैंने इसकी पुष्टि की। वो फिर मेरी बाहों में गिर गई और आंसू भरी आंखों से उसने कहा कि वो मुझसे मिलकर बहुत खुश है। अंत में उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया और मुझे चूमा, मुझे स्वर्ग के करीब लाया। पूरी रात प्यार करने के बाद तिनशा को एहसास हुआ कि अब उसके लिए जादू का उपयोग करना कठिन है, इसलिए उसे इसे फिर से कॉन्फ़िगर करना होगा। मैंने तब कहा कि एक बार हमारी शादी हो जाने के बाद उसे शाही विशेषाधिकारों का आनंद मिलेगा, लेकिन उसने कहा कि वो अभी भी शादी के बारे में अनिश्चित है। बाद में उसे पता चला कि उसे पूर्वी मंदिर में नए साल के त्योहार के लिए मेरे साथ जाना होगा। अचानक लोला प्रकट हुई और बताया कि फारस के महल शहर के 5 लड़के टॉवर पर दिखाई दिए हैं। इससे पहले कि वे अंदर जा पाते, तिनशा वहां टेलीपोर्ट हो गई और पूछा कि वे यहाँ क्यों हैं। पता चला कि से नाम के एक लड़के ने कहा कि उत्तर में बारिश के बजाय बर्फबारी हो रही थी, इसलिए उन्होंने डायन से पूछने का फैसला किया कि क्या ये सच है। तिनशा ने उन्हें बिना किसी वयस्क के इतनी दूर यात्रा करने के लिए डांटा, क्योंकि डाकुओं द्वारा उनका अपहरण किया जा सकता था। उन्होंने मान लिया था कि मैं अकेले बाहर जाकर मजबूत हो गया, लेकिन तिनशा ने उन्हें सही किया कि घूमने के लिए पर्याप्त मजबूत होने से पहले मुझे बहुत प्रशिक्षण दिया गया था। इसके साथ उसने एक विशाल निगरानी मंत्र डालने से पहले लड़कों को वापस शहर में टेलीपोर्ट कर दिया, जो उसे हर चीज पर नजर रखने में मदद करेगा। बाद में मैंने पूछा कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती, इसलिए उसने मुझे याद दिलाया कि मेरे शरीर में बड़ी मात्रा में जादू है, जिसे जन्म के समय एक शक्तिशाली मंत्र द्वारा सील कर दिया गया था। उसके अंदर भी बड़ी मात्रा में जादू है, इसलिए अगर उसका मेरे साथ एक बेटा होता तो वो निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली जादूगर होता। हालांकि अगर उसकी एक बेटी होती तो वो पैदा होते ही एक डायन बन सकती थी। एक बेटे के मामले में वे जादू होने के बावजूद मंत्र नहीं डाल पाएगा जब तक कि वो मेरी तरह एटिया रखता है। मैंने तब खुद से पूछा कि क्या मेरे माता पिता मेरे जादू के बारे में जानते थे, और तिनशा का मानना है कि ये मेरी माँ थी जिसने किसी से मेरे जादू को सील करने के लिए कहा था।
मैंने पूछा कि क्या जादू के साथ पैदा होना अच्छा है, लेकिन तिनशा ने इसके विपरीत कहा, खासकर रॉयल्टी के लिए। हालांकि मैंने कहा कि हम दोनों जादू वाले रॉयल्टी हैं और हम ठीक हैं। तिनशा फिर मेरी बाहों में उड़ गई और मैंने उससे अपनी शक्तियों से नफरत न करने के लिए कहा, क्योंकि उसने उनका उपयोग करके बहुत से लोगों को बचाया है। उसने दुख से स्वीकार किया कि उसने कई जानें भी ली है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने भी ऐसा किया है और ये वो रास्ता है जिसे हमने चुना है। मैंने आगे कहा कि हम अपने बच्चे को जीवन के मूल्य और शक्ति की जिम्मेदारी धीरे धीरे सिखा सकते हैं और उसे कम से कम एक बार कोशिश करनी चाहिए। बाद में हम दोनों नए साल का जश्न मनाने के लिए पूर्वी मंदिर गए और जब हर कोई टोस्ट बना रहा था, मैंने देखा कि तिनशा पीछे अकेली खड़ी है। घर के रास्ते में हम दोनों ने क्षेत्र में एक खतरा देखा और तिनशा ने अचानक इससे निपटने के लिए बिजली बुलाई। बुरे आदमी के भाग जाने के बाद तिनशा ने देखा कि से और उसके दोस्त जंगल में छिपे हुए हैं। उसने उन्हें फिर से परेशानी पैदा करने के लिए डांटा, लेकिन फिर उन्हें हमारे साथ घर आने के लिए आमंत्रित किया। से ने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वे छिपे हुए हैं और उसने कहा कि जब बारिश शुरू होती है तो वो लोगों को महसूस करने की क्षमता रखती है। उसने इसे बर्फ में बदलने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया ताकि हर कोई इसका आनंद ले सके। सभी से बात करने के बाद प्रेमियों की जोड़ी महल में लौट आई, जहां मैंने तिनशा को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने बाद में शांति से शादी के बारे में सोचने के लिए थोड़ा और समय मांगा और मैं इंतजार करने के लिए तैयार हो गया। कहीं और डायन लियोनोरा को अपने जासूस से पता चला कि उसका जादू बदल गया है, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे एक आदमी नेकुकी चखा था। उसने उसे अपनी इच्छाओं के आगे झुकने के लिए लापरवाह कहा और जासूस से एक अवसर खोजने के लिए कहा ताकि वे उसे खत्म कर सकें। अगले दिन लोला ने मुझे गैंडोना में एक त्योहार के बारे में सूचित किया, लेकिन मैं यार्डा में पैदा हो रही परेशानी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। चूंकि मुझे भाग लेना था, मैंने तिनशा को अपने अंगरक्षक के रूप में पाम और सिल्विया के साथ ले जाने का फैसला किया। मैंने उससे कपड़े पहनने में मदद लेने के लिए कहा, क्योंकि वो एक फैशन आपता है, लेकिन उसने कहा कि उसे मदद की जरूरत नहीं है। जब लजार ने उसे याद दिलाया कि वो सार्वजनिक रूप से मेरी मंगेतर है तो वो घबराने लगी, इसलिए मैंने उसे बचने का रास्ता दिया। बाद में उसने मेरे चारों ओर एक सुरक्षात्मक मंत्र डाला और मुझसे कहा कि अगर मैं मुसीबत में पड़ जाऊं तो उसका नाम पुकारूं। त्योहार पर जब वो दूर से देख रही थी, ट्रैविस नाम का एक राक्षस प्रकट हुआ और उससे रहस्यमय तरीके से बात करने लगा। उसने पूछा कि वो यहाँ क्यों है और ट्रैविस ने खुलासा किया कि वो अब इस देश में एक ड्यूक बन गया है। जब उसने तिनशा को प्यार भरी आंखों से मुझे देखते हुए देखा, उसने कहा कि वह कमजोर हो गई है और उसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। तिनशा ने उस आदमी से अपनी किस्मत आजमाने के लिए कहा, लेकिन ठीक उसी समय उसकी मंगेतर ऑरेलिया प्रकट हुई और उसे डांटने लगी। तिनशा के खुद का परिचय देने के बाद ऑरेलिया ने महसूस किया कि वो मेरी मंगेतर है केवल ट्रैविस के ये कहने के लिए कि वो एक डायन है और बच्चे पैदा करने से डरती है। ऑरेलिया को तिनशा की स्थिति पर दुख हुआ और उसने उसे अपने डर को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वो अपने दिल में विश्वास करती थी कि उनका बच्चा अच्छे और बुरे दोनों को साझा करने के लिए पैदा होगा। उसने फिर महसूस किया कि उसने बहुत ज्यादा कह दिया है और चली गई, केवल तिनशा को उसके शब्दों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। बाद में जब तिनशा मेरे बाल धो रही थी, मैंने खुलासा किया कि यार्डा की राजकुमारी गैंडोना की सीमा के पास लापता हो गई है और इससे दोनों देशों के बीच बहुत तनाव पैदा हो गया है। मैंने फिर उसे नहाने के टब में खींच लिया और पूछा कि वो समारोह के दौरान किसी दूसरे आदमी से क्यों बात कर रही थी, खासकर जब से उसके पास एक राक्षसी आभा थी। तिनशा ने पुष्टि की कि ट्रैविस एक दानव स्वामी है, लेकिन वो प्रभावित थी कि मैं बता सकता हूँ। उसने ये भी खुलासा किया कि ट्रैविस की नजर मुझ पर है, इसलिए मुझे दूर रहना चाहिए जब तक कि मुझे कुकीज से ज्यादा सॉसेज पसंद ना हो। उस रात महल पर राक्षसों ने हमला किया, लेकिन मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। कुछ ही समय बाद तिनशा अपने नाइट गाउन में दिखाई दी और उन सभी को उड़ा दिया। उसने बाद में हमले के पीछे के अपराधी का पता लगाया और उसे पकड़ लिया, केवल ये जानने के लिए कि वो अडारिया थी, वही जादूगर जिसने मुझे जहर दिया था। जब उसने उससे पूछा कि वो किसकी सेवा कर रही है तो अडारिया ने कहा कि कोई नहीं, जिससे तिनशा को उसे खत्म करना पड़ा। लेकिन ठीक उसी समय एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ और उसके साथ भाग गया। ट्रैविस भी जादूगर को ट्रैक करने के लिए आया और बताया कि उसने ऑरेलिया की जान लेने की कोशिश की थी। अगले दिन मुझे पता चला कि गैंडोना के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई है और कुछ लोग सोचते हैं कि इसके पीछे तिनशा है। तिनशा ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं किया, लेकिन वो जानती थी कि कौन तार खींच रहा है। उसने लियोनोरा बिना बुलाए डायन का उल्लेख किया, जिसने पहले उससे और ट्रैविस दोनों से लड़ाई की थी और अब वो बदला लेने के लिए उनके प्रियजनों को निशाना बना रही है। वो वर्तमान में यार्डा में रहती है और उसने राजकुमार का पक्ष प्राप्त कर लिया है। आमतौर पर चुड़ैलें साम्राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं, लेकिन लियोनोरा छाया में काम करना और राष्ट्रों को नष्ट करना पसंद करती है। कहा जाता है कि उसने एक पूरा महल जला दिया था और मुझे एक किताब में एम्बर कैसल के बारे में पढ़ना याद है। तिनशा ने उत्साह से कहा कि वो लियोनोरा का भोजन करने जा रही है, लेकिन मैंने उसे बिना अनुमति के जाने से सख्ती से मना किया। आर्ट्स ने पूछा कि हमें आगे क्या करना चाहिए और मैंने कहा कि हमें लापता राजकुमारी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो कुछ जान सकती है। बाद में तिनशा ने यार्डा में एक विशाल रेत का गोला देखा और मुझे सूचित किया कि लापता राजकुमारी को के किले के चारों ओर के तूफान के अंदर है।
उसने फिर हम सभी को अंदर टेलीपोर्ट कर दिया, जहां मैंने अपना परिचय राजकुमारी नेफेली और उसके सेवकों गेट और ईव से कराया। उसने हमारा स्वागत किया और पूछा कि फारस का राजा उससे मिलने क्यों आया है, और मैंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा एक ही दुश्मन है। मैंने तब खुलासा किया कि राजकुमार को हेरफेर करने वाली महिला वास्तव में एक डायन थी, जिससे नेफेली भयभीत हो गई। तिंशा का मानना था कि एक बार जब लियोनोरा को पता चल जाएगा कि वो यहाँ है तो वो तुरंत आ जाएगी, इसलिए हमें महल के चारों ओर के रेतीले तूफान को हटाकर शुरू करना चाहिए। उसने ये भी खुलासा किया कि वो हमारी पीठ पीछे यार्डा गई थी और मैंने मेरी बात न मानने के लिए उसके सिर पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसने बाद में खुलासा किया कि अगर हम लियोनोरा को खत्म कर भी दें तो गृहयुद्ध खत्म नहीं होगा, इसलिए उसने अधिकांश गुट के नेताओं को सीमा के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया, क्योंकि जादूगरों की शक्तियां सील कर दी गई थीं और सेना को जुलाब के कारण कार्रवाई से बाहर कर दिया गया था। उसे उपाय करने पड़े। उसने ये भी खुलासा किया कि राजा को जहर दिया गया था, इसलिए उसने उसे ठीक करना सुनिश्चित किया और यहाँ तक कि राजकुमार सावा से भी बात की, जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसे लगा कि उसने लियोनोरा को गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वह जल्द ही यहाँ होगी। उस रात मैंने पूछा कि जब उसने पहले एक बार लियोनोरा से लड़ाई की थी तो क्या हुआ था, और उसने कहा कि वो जीत गई थी। उसने बाद में मुझसे अनाई नाम के एक आदमी का ख्याल रखने के लिए कहा, जिसने एक राक्षस को अवशोषित कर लिया था और बहुत मजबूत हो गया था। उसने फिर अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा और कहा कि वो उन लोगों को माफ नहीं करेगी जो मुझे उससे छीनने की कोशिश करते हैं। मैंने अचानक उसे नीचे गिरा दिया और उसके होठों को अपने साथ बंद कर लिया, और हालांकि उसने मुझसे इसे बेडरूम में ले जाने के लिए कहा, मैंने वहीं और फिर उसकी कुकी खाने का फैसला किया। और अगले दिन तूफान के थमने के बाद तिंशा थक गई, इसलिए मैंने उससे आराम करने और जब लियोनोरा आए तो वापस आने के लिए कहा। इस बीच लियोनोरा गुस्से में थी क्योंकि तूफान थम गया था, इसलिए उसने अनाई से कहा कि वे तिंशा को नष्ट कर देंगे। जब तिंशा पाम के साथ नहा रही थी तो चिंतित राजकुमारी नेफेली उसके साथ शामिल हो गई और तुरंत उसकी गर्दन पर हिक्की के निशान देखे। जब तिंशा ने यह महसूस किया तो उसने उन्हें छिपाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, जिससे नेफेली को एहसास हुआ कि वो भी एक डायन है। उसने तिंशा से पूछा कि क्या वो मुझे वैसे ही हेरफेर करने की योजना बना रही है जैसे लियोनोरा ने उसके भाई के साथ किया था, लेकिन तिंशा ने शांति से कहा कि मैं एक जिद्दी मूर्ख हूँ जो उसकी बात नहीं सुनता। उसने बाद में नेफेली से पूछा कि क्या वो मुझसे प्यार करती है, और उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। तिंशा को एहसास हुआ कि अगर चुड़ैलों ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो नेफेली फारस की रानी बन जाती। ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मूक डायन ने मेरे परिवार के गहनों को शाप दिया था, इसलिए मुझे इलाज के लिए तिंशा के पास जाना पड़ा। लुक्रेटिया भी शामिल हो गई और अब ये लियोनोरा है जो बदला चाहती है। उसका मानना है कि चुड़ैलें खतरनाक होती हैं और वे इंसानों के जीवन को बर्बाद कर देती हैं। यही वजह है कि उसे ये बहुत अजीब लगता है कि एक आदमी उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार करता है और उसे जाने से मना कर देता है। मेरी वजह से तिंशा खुद पर गर्व महसूस कर सकती है और अपने साथियों के सामने खड़ी हो सकती है। कुछ ही समय बाद किले के चारों ओर राक्षस दिखाई देने लगे और तिंशा मेरे साथ अग्रिम पंक्ति में शामिल हो गई। उसने फिर मेरी बाह के चारों ओर एक रिबन बांधा और मुझसे कहा कि जब मैं खतरे में हूं तो इसे खींचूं और मेरा दर्द उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या वो युद्ध खत्म होने के बाद मुझसे शादी करना चाहेगी, और उसने आखिरकार हाँ कह दिया। मैं और बाकी लोग चौंक गए कि वो आखिरकार मान गई और उसने हमसे कहा कि हम हार नहीं सकते। बाद में हम अपने ड्रैगन पर युद्ध के मैदान में गए और जैसे ही तिंशा ने लियोनोरा को देखावा उससे लड़ने के लिए दौड़ी। उसने बाद में उससे कहा कि उसका आदमी अनाई का ख्याल रखेगा, लेकिन लियोनोरा ने उसे दूसरे आदमी के साथ मस्ती करने के लिए कुतिया कहा। जवाब में तिंशा ने कहा कि इससे उसे अपने मंत्रों को फिर से व्यवस्थित करने में मदद मिली और वो वैसे ही जिएगी जैसे वो चाहती है। उसने फिर एक जादुई धनुष बनाया और उसे लियोनोरा के दिल में मार दिया, केवल ये महसूस करने के लिए कि उसे नीचे गिराने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस बीच मैंने अनाई को जमीन पर उतारा और उसकी हस्त मैथुन करने वाली बाह को काट दिया, लेकिन उसने तलवार को अपने दूसरे हाथ से रोक दिया और कट से एक और बाह उगा ली। इससे पहले कि वे फिर से लड़ पाते, लियोनोरा ने तिंशा को यह दिखाने का फैसला किया कि एक असली डायन क्या कर सकती है अगर वो अभी भी कुंवारी है। उसने जमीन को फाड़ दिया और एक विशाल क्रिस्टल बाहर निकाला और तिंशा ने अंदर एम्बर कैसल देखा, जिससे वो चौंक गई। जब तिंशा ने पाया कि महल के अंदर इंसान भी फंसे हुए हैं तो उसे एहसास हुआ कि लियोनोरा का अगला लक्ष्य के किले को सील करना है। वो उसे नीचे गिराने के लिए दौड़ी और वे अपनी लड़ाई को महल के अंदर ले गए। उसने लियोनोरा को एक कोने में भी घेर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खत्म कर पाती उसकी बाह पर लगा रिबन गिर गया और उसे एहसास हुआ कि मैं नहीं चाहूंगा कि वो नियंत्रण खो दे। उसने लियोनोरा के प्रति अपनी नफरत को एक तरफ रखने का फैसला किया और एक निष्पक्ष लड़ाई में उसे हराने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर मैंने अनाई के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी, लेकिन जब उसने रिबन हटाया तो तिंशा प्रकट हुई। उसके बाद लियोनोरा, उन्होंने जोड़े में लड़ने का फैसला किया और तिंशा ने मुझे बताया कि लियोनोरा आसानी से किसी भी घाव को ठीक कर सकती है, इसलिए हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा।
एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद तिनशा ने उसे इतना विचलित कर दिया कि मैं उसे एटिया से छुरा घोंप सका, जिसने उसकी पीठ को बंद कर दिया और उसे ठीक होने से रोक दिया। तिनशा ने इस अवसर का उपयोग अनाई को नीचे गिराने के लिए किया और स्थानों को बदलकर उन्होंने दोनों को हरा दिया। बाद में निम्बर कैसल और राक्षस सभी गायब हो गए और हम अपने ड्रैगन पर वापस चले गए। लड़ाई खत्म होने के बाद ट्रैविस प्रकट हुआ और उसने वादा किया कि वो फारस को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि तिनशा का खून उनमें बहता है। जब हम घर लौटे तो हर कोई तिनशा को मेरी दुल्हन बनते देखने के लिए बाहर आया। रास्ते में वह से मिली जिसने बड़े होने पर मजबूत बनने का वादा किया ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। और भीड़ में उसने लेवेनिया मुगडायन को देखा, जिसने उसे टेलीपैथिक रूप से बताया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है और वो केवल उससे मिलने आई है। बाद में हम दोनों ने चर्च में शादी कर ली और इस बात पर एक साथ हंसने के बाद कि उसने मुझे कितनी बार अस्वीकार किया था, उसने आखिरकार स्वीकार किया कि वो मुझसे प्यार करती है। कुछ दिनों बाद मैं तिनशा को टॉवर में उसकी किताबों की अलमारियों को व्यवस्थित करने में मदद कर रहा था जब मैंने एक खून से सना हुआ बक्सा देखा। मैंने उसे खोला और अंदर एक खूनी लटकन पाया जिस पर एडी का नाम खुदा हुआ था, जिससे मुझे उस दर्द की याद आ गई जिससे तिनशा गुजरी थी। मैंने पास में एक नीला गोला भी देखा, लेकिन याद नहीं कर सका कि मैंने इसे पहले कहाँ देखा था। ठीक उसी समय गोला चमकने लगा और इससे पहले कि तिनशा वहां पहुंच पाती मैं उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। मैं बाद में उसी क्षेत्र में फिर से प्रकट हुआ, हालांकि यहाँ कोई टॉवर नहीं था। यह महसूस करते हुए कि मैं समय में वापस चला गया हूँ, मैं तिनशा के कमरे में घुस गया और उसने तुरंत मुझ पर हमला कर दिया क्योंकि वो मुझे अतीत में नहीं जानती थी। हालांकि मैंने शांति से उसे वश में कर लिया और उससे कहा कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। उसके शांत होने के बाद मैंने उससे कहा कि मैं उसका भविष्य का पति हूं और मदद के लिए यहाँ आया हूं। मेरे ये समझाने के बाद कि मैं भविष्य में 400 साल से आया हूं और वापस जाना चाहता हूं, उसने कहा कि वो मुझे वापस भेजने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती। हालांकि जब उसने मेरे चेहरे पर निराशा देखी तो उसने कहा कि मैं यहाँ रह सकता हूँ जब तक कि वो कोई रास्ता ना निकाल ले। मैंने फिर उसके सिर पर थपथपाया, लेकिन उसने मुझे अपनी उम्मीदों को कम रखने के लिए कहा क्योंकि वो निश्चित नहीं थी कि ये संभव है। जब मैंने देखा कि उसे नींद आ रही है तो मैंने एक खाली कमरे में सोने का फैसला किया, लेकिन उसने मुझसे यहीं रहने के लिए कहा क्योंकि वो वैसे भी ज्यादा जगह नहीं लेती। मैंने फिर उसे कंबल उठाया और अगले दिन में एक अच्छी तरह से तैयार नाश्ते के लिए जागा। तिनशा ने कहा कि रानी उम्मीदवार के रूप में उसकी किसी भी समय हत्या की जा सकती है, इसलिए उसने अपना ख्याल रखना सीख लिया है। जब मैंने उसकी चाय का स्वाद चखा तो मुझे याद आया कि मैं उससे पहली बार कब मिला था और मुझे एहसास हुआ कि उसने इसे कम उम्र से ही सिद्ध कर लिया है। जब मैंने उसकी जन्मतिथि के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये 6 महीने में है और काश मैं इस दुनिया में रह पाता और उसे एक डायन बनने से रोक पाता। बाद में जब मैं ये पता लगा रहा था कि मैंने वो गोला पहले कहाँ देखा था, तिनशा ने मेरी तलवार देखी और उस पर एक मंत्र आजमाया, केवल मंत्र को टूटने के लिए। मुझे तब याद आया कि मैंने फारस के खजाने में एक समान लाल गोला देखा था, लेकिन उसे मेरी माँ वहां लाई थी जो सदियों बाद पैदा होगी। मैंने तिनशा से कहा कि मेरे पास जो गोला है वो नीला है और ये तुलदार से आया है, लेकिन उसने कहा कि वो राजा की अनुमति के बिना वहां नहीं जा सकती। उसने बाद में मेरे शरीर पर एक सूक्ष्म अभिशाप और एक आशीर्वाद देखा और बाद में अध्ययन के लिए मेरे रक्त का नमूना लेने की अनुमति मांगी। मैं इस शर्त पर सहमत हुआ कि वह मुझे तलवार चलाना सिखाएगी और एक अभ्यास मैच के बाद उसने मेरे खून का अध्ययन किया। अगले कुछ दिनों तक हम साथ रहते रहे जब तक कि तिनशा नार्स से दोस्ती नहीं कर लेती। मैंने उससे कहा कि ये वही थी जिसने इसे मुझे पहली जगह में दिया था, इसलिए नार्स को उसकी गंध की आदत हो गई होगी। उसने पूछा कि मैं भविष्य में कैसी हूँ और मैंने कहा कि वो एक खूबसूरत महिला है। उसे बाद में याद आया कि लन्नक आज रात उससे मिलने आएगा, इसलिए वह बाद में उससे मिली और उसने फिर से जाने से पहले उसे एक लटकन दिया। उसके जाने के बाद मैंने तिनशा से लन्नक पर भरोसा न करने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वो एकमात्र परिवार है जो उसके पास है। वो रोने लग गया कहते हुए कि वो उसके बिना पूरी तरह से अकेली होगी, लेकिन मैंने उसे गले लगा लिया और उसे अपनी भावनाओं का सामना करने दिया। वो टूट गई स्वीकार करते हुए कि उसे अपने माता पिता की याद आती है और वो अकेला महसूस करती है, इसलिए वो इस उम्मीद में इसे सहन कर रही है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। जब वो रोई तो मैंने उसे आश्वासन दिया कि वो भविष्य में अकेली नहीं होगी क्योंकि मैं उसे फिर से ढूंढ लूंगा। अगले दिन तिनशा जागी और मुझसे कहा कि वह लन्नक का उपयोग करके खजाने में प्रवेश कर सकती है। बाद में वह अपने कमरे में लौटी और उत्सुकता से मुझसे कहा कि खजाने में वास्तव में एक नीला गोला है। वो इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उसने अलार्म मंत्रों को तोड़ना सुनिश्चित किया ताकि मैं खुद अंदर जा सकूं। उस रात मेरे जाने से पहले उसने पूछा कि क्या वो भविष्य में मुझसे शादी करेगी और मैंने उससे कहा कि ये 400 साल बाद होगा। मैंने उसे लन्नक से दूर रहने की भी सलाह दी और मेरे जाने के बाद वह फिर से अकेला महसूस करने लगी। वो मुझसे फिर से मिलने के लिए दरवाजे पर दौड़ी, केवल ये देखने के लिए कि लन्नक उसके कमरे के बाहर था। इस बीच मैंने खजाने के अंदर नीला गोला पाया, लेकिन खुद से पूछा कि क्या मुझे वास्तव में तिनशा को एक डायन बनने से रोकना चाहिए, भले ही वो बाद में खुश हो जाए। इससे पहले कि मैं कोई फैसला कर पाता, गोला चमकने लगा और ऐसा लगा जैसे मैं फिर से गायब हो गया हूँ।
लेकिन जब तिनशा के एक डायन बनने का समय आया तो मैं फिर से प्रकट हुआ और उसे लन्नक से बचाया। भ्रमित होने के बावजूद तिनशा ने मुझ पर भरोसा करने का फैसला किया और मैंने अंततः लन्नक की पूरी योजना को बर्बाद कर दिया। जब तिनशा को उसके असली इरादे का एहसास हुआ तो उसने लन्नक का सामना करने का फैसला किया, लेकिन उस आदमी ने अंधेरे की शक्ति को बुलाने के लिए खुद को छुरा घोंप लिया। हालांकि उसका शरीर इस शक्ति को झेलने के लिए पर्याप्त स्थिर नहीं था, इसलिए वह अंत में मर गया। अंधेरे की शक्ति बनी रही और पूरे देश को नष्ट करने का लक्ष्य रखा। इसलिए मैंने तिनशा से कहा कि वो अकेली है जो इसे रोक सकती है। मेरी मदद से उसने इस पर नियंत्रण कर लिया और बाद में वो मेरी बाहों में जाग गई। मैंने फिर उसे चूमा और उसे दुखद सच समझाया कि वो मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगी। मैंने समझाया कि एक बार जब कोई अतीत को बदलने के लिए समय में वापस जाता है तो पूरी समय रेखा गड़बड़ा जाती है और बहुत अधिक संभावना है कि वे भविष्य में मौजूद नहीं रहेंगे। मैं जानता था कि ऐसा करने से मैं दुनिया से मिट जाऊंगा, लेकिन मैं उसके जीवन के सबसे कठिन समय में उसका हाथ पकड़ना चाहता था और उसे 400 साल के दुख से बचाना चाहता था। मैंने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है और उसे गले लगा लिया, उसे एक अच्छी रानी बनने के लिए कहा। जब वो मेरी बाहों में टूट गई, मैंने उससे कहा कि हालांकि मैं गायब हो जाऊंगा, उसके लिए मेरा प्यार हमेशा रहेगा। उसने मुझसे उसे न छोड़ने की भीख मांगी, लेकिन मैंने धीरे से उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। कुछ ही समय बाद में उसकी नजरों से ओझल हो गया और उसने पूरी रात रोते हुए बिताई। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और सूचनाएं चालू की हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे।